बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती और पॉजिटिव सुबह के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, चुगन गाज़ी। व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाहूँगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत की, एक ऐसी नेमत जिसकी हर मैरिड कपल ख्वाहिश करते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं। कोई कभी कभार कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी डिज़ायर नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो मैरिड लोग होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि एक दिन वो साहिब औलाद ज़रूर हों। कोई इंसान एक बच्चे पे खुश होता है, कुछ लोग बड़ी फैमिलीज़ होती हैं 8-8, 10-10। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनके 13-13, 14-14 भाई बहन हैं, माशाल्लाह। सो बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे औलाद बहुत बड़ी ब्लेसिंग, लेकिन आजकल हमारी जिस किस्म की खुराक हो गई है, हमारे जिस किस्म के लाइफस्टाइल्स हो गए हैं, बहुत से लोग जो हैं वो एक प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। यानी कि बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश ज़रूर होती है लेकिन बच्चा हो नहीं पाता। अब वो किसी मेडिकल रीज़न की वजह से हो सकता है, वो किसी नफ्सियाती प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि लोगों को मतलब ख़वातीन प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं लेकिन फिर वो प्रेगनेंसी जिसको हम उर्दू में कहते हैं टिकती नहीं है और बात मिसकैरेज पे भी चली जाती है। वैसे तो हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर उस इंसान को जो औलाद का ख्वाहिशमंद है उसको साहिब औलाद करें और हर इंसान को अल्लाह ताला मुकम्मल सेहतमंद, लंबी उम्र वाली, अच्छी किस्मत वाली औलाद जो है उससे नवाजे। व्यूअर्स, मैं ख़ुद क्योंकि कुछ इनफर्टिलिटी के मसाइल से गुज़र चुकी हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरे 3 बच्चे हैं, हमज़ा, हसन और नूर, जो मैंने ख़ुद पैदा किए हैं। उसके अलावा मेरे स्टेप किड्स भी हैं, मेरा फॉस्टर सन भी है। लेकिन मेरे जैसा बंदा जिसको बच्चों का बहुत शौक़ है, एक तो होता है ना कि एक ज़िंदगी का हिस्सा आप समझते हैं बच्चों को, या आप कहते हैं कि हाँ एक बच्चा ज़रूर होना चाहिए, और एक होता है कि आपको बच्चों का बहुत शौक़ होता है, आपको वो बच्चों की जो एक रौनक होती है घर में, हल्ला गुल्ला शोर, उनको पढ़ाना, उनको खिलाना, नहलाना, उनको बाहर लेके जाना, बच्चों के साथ ज़िंदगी बहुत डिफरेंट हो जाती है। और ऑनेस्टली मैरिड कपल्स में मियाँ बीवी साथ होते हैं, वो एक दूसरे के साथ खुश होते हैं, लेकिन जब बच्चे इक्वेशन का हिस्सा बन जाते हैं तो वो ताल्लुक़ मेरे ख़्याल से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और ख़ूबसूरत हो जाता है। लेकिन जब औलाद नहीं हो पाती तो फिर वही कपल्स जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, ज़्यादातर, बहुत से ऐसे कपल्स भी होते हैं जो जिनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है और वो ट्राई करते हैं, बच्चे नहीं हो पाते तो वो फिर एक दूसरे के साथ ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार लेते हैं। लेकिन कुछ लोग डिप्रेशन का बहुत बुरा शिकार हो जाते हैं, कुछ लोगों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत होनी शुरू हो जाती हैं और फिर एक बहुत ही हॉरेबल ऑप्शन वो ये कि बात तलाक तक भी चली जाती है। सो व्यूअर्स, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आजकल हर दूसरे घर की ये कहानी है कि भाई शादी को 6 साल हो गए, 6 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा, प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो जैसे कि मैंने पहले कहा वो टिकती नहीं है। क्या हम ऐसा कुछ खा पी रहे हैं? क्या हमारा ज़िंदगी जीने का ढंग कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग साहिब औलाद नहीं हो पाते? अब देखिए, कुछ तो ऐसी बीमारियां हैं व्यूअर्स जिसकी वजह से जेन्युइनली बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे PCOS जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इसमें भी फर्टिलिटी के मसाइल आते हैं, प्रेग्नेंट होने में बड़ा इशू होता है। फिर जिन लोगों को हाइपरटेंशन होती है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है, उधर प्रेगनेंसी अगर हो भी जाती है तो कंसीव करने के बाद कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बच्चा जो है वो दुनिया में राइट टाइम पे नहीं आ पाता, मिसकैरेज तक भी बात चली जाती है। मेरी अपनी एक बहुत प्यारी दोस्त है व्यूअर्स, अल्लाह उसे खुश रखे, उसे ज़िंदगी दे, मतलब वो 3 प्रेगनेंसीज से तीसरे ट्राइमेस्टर में, एक दफ़ा छठे ट्राइमेस्टर में और एक दफ़ा 7वें ट्राइमेस्टर में, ये तो मुझे फॉर अ फैक्ट पता है कि 6th मंथ और 7th मंथ में उनकी मतलब बच्चे की डिलीवरी हो गई, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ, शूट किया और उनकी फिर मिसकैरेज हो गई। और व्यूअर्स, मतलब 6-7 माह की प्रेगनेंसी गुजारने के बाद बच्चा तो आपको पता है मुकम्मल बन चुका होता है। अब मैं ये बातें आपको डराने के लिए नहीं कह रही, लेकिन मोहतात करने के लिए ज़रूर कह रही हूँ कि हम एक तरह से तो और एक कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात ज़रूर कहते हैं कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं होता, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन उसी के साथ साथ व्यूअर्स, हर इंसान की जो प्रेगनेंसी की जर्नी होती है वो मुख्तलिफ होती है और हर प्रेगनेंसी में चाहे एक औरत के 6 बच्चे हों
6 के 6 प्रेगनेंसीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। किसी में तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, किसी में तबीयत नहीं ख़राब होगी, किसी में आप आखिरी दिन तक काम करेंगे और कोई इशू नहीं होगा। अब व्यूअर्स, मैं भी अगर अपनी प्रेगनेंसीज़ को देखूँ तो हसन हमज़ा की बारी तो एक्चुअली मतलब आई वाज प्रेग्नेंट, तबीयत वगैरह ऑन ऑफ ख़राब होती थी, फर्स्ट 3 मंथ्स नौजिया हुआ, लेकिन बड़े सुकून से वो वक्त गुजर गया और अल्लाह का शुक्र है कि हमज़ा जो है वो बिल्कुल विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स दुनिया में आए। हसन की प्रेगनेंसी से पहले मुझे एक बहुत बुरी मिसकैरेज हुई 4th मंथ में। उससे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली भी डिस्टर्ब हुई, मेंटली भी डिस्टर्ब हुई। उसके बाद फिर मेरी कुछ ट्रीटमेंट्स भी हुई, वो ट्रीटमेंट्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और अपसेटिंग। फिर हसन की प्रेगनेंसी जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम तो और भी बहुत सी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हुई, वेट भी बहुत बढ़ गया, तबीयत भी बहुत ख़राब हुई। लेकिन नूर की प्रेगनेंसी तो नूर वाली बारी, ये जो लास्ट में प्रेगनेंसी तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म का मामला था। नूर की प्रेगनेंसी से पहले 2 महीने पहले मेरी बहुत बुरी मिसकैरेज हुई। डॉक्टर ने कहा कि अब मेरे ख्याल से अब तुम्हें ट्राई भी नहीं करना चाहिए, तुम्हारी जान के लिए डेंजरस हो सकता है। अच्छा, बात ख़त्म हो गई, अल्लाह का करम हुआ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अगेन। 2nd मंथ में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा। व्यूअर्स, बेड रेस्ट मतलब जो कहते हैं ना, मेरे जैसे बंदे के लिए बेड रेस्ट तो अल्लाह माफ़ी दे, तो बस सफ़र मौत के ही जैसी चीज़ है। लिटरली मैंने वो फिर उसके बाद 7 महीने कैसे गुजारे मैं आपको बता नहीं सकती। सिर्फ उठ के वॉशरूम तक जाने की इजाज़त थी और वापस आने की, बस। घर के अंदर भी अगर कहीं चल के जाना है, किसी बच्चे के कमरे में जाना है, उसी तरह बिस्तरे में लेट के हमज़ा को ही पढ़ाना, उसी तरह बेड में लेट के हसन को पढ़ाना, उनके साथ इसी तरह वक्त गुजारना। और मेरी जैसी माँ जो उछल कूद भाग दौड़। व्यूअर्स, आपके साथ ये इसलिए बातें शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं जब देखती हूँ ना कि यंग बच्चियाँ जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं, फिर वो देर एक्सपेक्टिंग, फिर उनकी तरफ जो उनकी फैमिली वालों का रवैया होता है, माँ बाप लड़की के बहुत अच्छा सलूक कर रहे होते हैं, ससुराल वाले कहते हैं आए हाय ये कोई पहली लड़की तो नहीं है जिसका बच्चा हो रहा है, इतनी क्या बड़ी बात है। तो व्यूअर्स, एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट है कि प्रेगनेंसी वैसे ही बड़ा एक टफ़ मरहला होता है और आजकल के ज़माने में तो वैसे ही कंसीव करना एक ऑलमोस्ट अजाब की तरह की एक चीज़ हो गई है और इतने स्ट्रेस से यंग कपल्स गुजरते हैं। मैं खुद एक ऐसे यंग कपल को जानती हूँ जो मतलब लड़की 21 साल की थी जब शादी हुई, लड़का 23 साल का था, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल हेल्दी। अब वो बच्ची जो है मेरे ख्याल से 26 साल की हो गई है, सो मतलब 5 साल बाद की बात है। एक प्रेगनेंसी हुई, वो 6 हफ्ते बाद ही उस बच्ची की मिसकैरेज हो गई और डॉक्टर्स ने सारे चेकअप कर लिए, सब कुछ चेकअप कर लिया, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि बेबी हो क्यों नहीं रहा। सो आज लोगों के जहन में अगर सवाल हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पाती, ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, ये इश्यूज़ क्यों होते हैं, किस किस कंडीशन में, जैसे कि ज़ियाबतीज़, डायबिटीज़ में बड़े मसाइल होते हैं, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कौन से लोगों को प्रेगनेंसी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें कंसीव करने को के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि होता यह है कि वो बच्चे के लिए और माँ दोनों के लिए एक जानलेवा सिचुएशन हो सकती है। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स और कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ शेयर करेंगे और उसके हल की तरफ भी जाएंगे और आपके साथ ऑल्टरनेटिव्स एंड ऑप्शंस पे भी डिस्कशन करेंगे और इस बात पे भी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बच्ची होती है, जो एक्सपेक्टिंग होती है, उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि देखें, वो फिर उस वक्त सिर्फ एक जान की नहीं, 2-2 जानों की जिम्मेदार होती है। तो उसका ख्याल रखने वाले घर वाले होने चाहिए, फैमिली वाले होने चाहिए, वो लोग होने चाहिए जो उसके इर्द गिर्द होते हैं। और बाय द वे, इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न आजकल के ज़माने में टेंशन और स्ट्रेस भी है। इस पे तो खैर मैं बहुत लंबी गुफ्तगू कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, जानने वालों के भी, और अब अपने इर्द गिर्द भी प्रॉब्लम्स देखती हूँ। तो आज स्पेशली हमने डॉक्टर साहब को इन्वाइट किया है जो हमें गाइड करेंगे और हमें बताएंगे वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, हल की तरफ भी जाएंगे। अगर आपने भी हमारे शो का हिस्सा बनना है तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। व्यूअर्स, हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा फ़ातिमा, आप मतलब बीइंग सो यंग, आपकी भी फ्रेंड्स वगैरह से इंट्रैक्शन होता होगा और जो मैरिड होंगी, आपने नोटिस किया कि ये प्रेगनेंसी वाला मसला बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। बिल्कुल। हर दूसरा बंदा जो है वो फर्टिलिटी का इलाज करा रहा है, मेडिकेशन पे जा रहा है, अपसेट हो जाते हैं कि पहले 6 मंथ्स में भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों की डाइट ही नहीं ठीक। हाँ, खुराक का मेरे ख्याल, आई एग्री विद यू, और अभी डॉक्टर साहब से भी हम बात करेंगे, बट आई थिंक खुराक का इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। खुद देखो ना, हम जो चीज़ खाते हैं उसमें केमिकल है, हम जो चीज़ लगाते हैं उसमें केमिकल है, हमारे तो कपड़े भी जिन चीज़ों से धुलते हैं वो भी केमिकल बेस्ड होते हैं।
हमारी तो इर्द गिर्द हर चीज़ केमिकल बेस्ड है, प्रिजर्वेटिव बेस्ड है, तो फिर हमारे अंदर का क्या हाल होता होगा क्या पता। वो तो अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी ह्यूमन बॉडी को अल्लाह मियां ने रेजिलियंट बहुत बनाया है। बिल्कुल। वरना PCOS का कहाँ हम सुनते थे, एंडोमेट्रियोसिस कुछ ये भी एक चीज़ है, मैं उसका नाम डॉक्टर साहब से सही तरीके से पूछूंगी। वो भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऑलमोस्ट आपके जो यूट्रस के अंदर है ऑलमोस्ट एक तरह से फंगस सी हो जाती है। बिल्कुल। अब ये इतनी कॉमन, इतनी ज़्यादा बीमारियां होती चली जा रही हैं। यंग लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू, डायबिटीज़ हर दूसरे बंदे को हो रही है, और आप लोगों के एज ग्रुप को पहले तो होता था ना कि 45-50 के बाद कहीं जाके पता चलता था कि कोई डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। अब तो 20-20 साल के बच्चों को कहते हैं कि जी आप प्री डायबिटिक है। बिल्कुल आपने सही कहा, खुराक इट्स द बिगेस्ट इशू। खैर आज अभी खुराक की बात करके सामने मेरे बर्गर रखे हुए हैं, लेकिन हम हेल्दी बना रहे हैं, हेल्दी अच्छा, तरीके से। क्या बना रहे हैं? आज हम टिक्का स्पेगेटीज बना रहे हैं और साथ चिकन पैटी बर्गर। ओके, टिक्के और स्पेगेटी की क्या कॉम्बिनेशन? अच्छा, हेल्दी या नॉन हेल्दी मिक्स की है? मिक्स ही है। चलो खैर, अगेन ये चीज़ें हम आपको इसलिए सिखाते हैं ताकि आपके पास ऑप्शंस हों। बिल्कुल, रमज़ान भी आ रहे हैं तो आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी होनी चाहिए, लेकिन ये हर रोज़ दिन में 3 दफ़ा खाने वाली चीज़ें नहीं है। वंस अ वीक खा लिया, वंस एवरी 10 डेज़ खा लिए। चले बच्चों को स्कूल बना के कुछ भेजना है तो घर पे आपने बर्गर बना के हाफ बर्गर भेज दिया, साथ में आपने वेजिटेबल्स काट के डाल दी, गाजरें, खीरे वगैरह, फ्रेंच फ्राइज ना डालें, तो इनको भी हम हेल्दी बना सकते हैं। बिल्कुल। सो लेट्स गो टू द रेसिपीज। रेसिपी है सबसे पहले टिक्का स्पेगेटीज़ की। उसके इंग्रेडिएंट्स हैं बोनलेस चिकन आधा किलो, शिमला मिर्च 2 कप, गाजर 2 कप, बंद गोभी 2 कप, हरा प्याज आधा कप, स्पेगेटी 1 पैकेट, नमक 1 चाय का चम्मच, काले मिर्च 2 चाय के चम्मच, टिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1/4 कप, चिली सॉस 1/4 कप, सिरका 2 खाने के चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, केचप आधा कप। इसका मेथड ये है, सबसे पहले हमने चिकन को 2 तरीके, हम मैरिनेट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली कुक भी कर सकते हैं टिक्का मसाला में। लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद उसमें हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन में टिक्का मसाला ऐड करके वो बिल्कुल टिक्का बोटी की तरह रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम सारी अपनी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करेंगे। हमारे पास स्पाइसेस में काली मिर्च है, नमक है, और एक्स्ट्रा टिक्का मसाला डालना इज़ ऑप्शनल। सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से सौते करके उसमें हमारी सारी सॉसेस जाएंगी, केचप जाएगी, और एंड पे स्पेगेटीज ऐड करके उसको अच्छे से टॉस कर देंगे बॉईल करने के बाद। हाँ, स्पेगेटी को बिल्कुल रेडी बॉईल करने के बाद, और स्प्रिंग अनियन डाल के उसे सर्व कर देंगे। दैट्स इट। और अगर आपने उसको थोड़ा सा अगर आपने स्पेगेटी को एक दफ़ा डाल के फिर आपने उसको कुक करना है उसके अंदर, जैसे लोग कभी कभी गर्म करते हैं उसको, तो फिर एक कनी छोड़ दीजिएगा उसके अंदर स्पेगेटी के अंदर, वरना वो बिल्कुल ही मलीदा बन जाती है। और एक छोटा सा एक ट्रिक भी है, अक्सर लोगों की स्पेगेटीज जुड़ जाती हैं, तो उसका ये है कि एक तो आप बॉईल करते हुए बीच में ऑयल भी डालें, और ऑयल और सॉल्ट डालने के बाद जब उसको स्टेन करने लगे उसे ठंडे पानी के नीचे रख दें ताकि उसका कुकिंग प्रोसेस उधर ही रुक जाए। बिल्कुल सही। बिल्कुल। ओके, एंड पैटी बर्गर के इंग्रेडिएंट्स: बोनलेस चिकन आधा किलो, बर्गर 9 से 10 अदद, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, काले मिर्च 2 चाय के चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, डबल रोटी 2 स्लाइस, अंडा 1 अदद, पार्सले आधा चाय का चम्मच, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, केचप, मायोनीज, आइसबर्ड्स, ये सब कुछ हस्बे ज़रूरत। इसका मेथड ये है कि हमने बोनलेस चिकन को अपने चॉपर में डाल के, और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पाइसेस हैं, ये सब कुछ ऐड करके उसे अच्छे से हमने चॉप कर लेना है। देन उसकी पैटी के हिसाब से, जो भी आपके बर्गर का साइज़ है उस हिसाब से हमने पैटी को रेडी कर लेना है, और अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के उसे फ्राई कर लेंगे, और बीच में आपने जो भी असेंबलिंग करनी है लाइक आइसबर्ड्स, टोमेटोस, केचप एंड मायो, इट्स योर चॉइस। खीरे भी लगा लें, टमाटर भी लगा लें। वेजिटेबल जितनी ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा उसका हेल्थ कंटेंट बढ़ जाएगा, और फिर अगर आप हाफ बर्गर भी खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा क्योंकि आपने वेजिटेबल्स उसके साथ ली होंगी। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खाना है तो वो एक टिपिकल मील हो जाएगी, नहीं उसके साथ खाना तो सैलड के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पे आप रोटी खाते हैं सालन के साथ, वहाँ पे अगर आप एक बर्गर खा लेते हैं और साथ में सैलड वगैरह ले लेते हैं तो वो बैलेंस में आ ही जाती है ब्रेड वाइज। और एक और चीज़ कि ये जो पैटी बर्गर्स होते हैं, इनकी एक अच्छी चीज़ होती है कि आप पहले से बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, हाफ डन करके भी आप फ्रीज करके रख सकते हैं, राइट? हाफ डन नहीं, आप डायरेक्ट भी फ्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं, एज इट इज़ फ्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑसम। तो यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप अपना काम मुकम्मल करें, हम अब इनफर्टिलिटी की या फर्टिलिटी के मसाइल डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, हम अब गुफ्तगू करेंगे फर्टिलिटी पे और इनफर्टिलिटी आखिर होती क्या है और उसके वजूहात क्या होती हैं और हम कर क्या सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल फरीद ज़फ़र ने। आप प्रिंसिपल हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के, उसके साथ साथ अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी कि PGMI के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी आजकल हर वक्त ड्राइंग रूम्स में भी यही गुफ्तगू हो रही है, कॉलेजेस में भी यही गुफ्तगू हो रही है, कमेटी पार्टी में भी यही गुफ्तगू हो रही होती है कि हाय 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 फर्टिलिटी के बड़े मसले चल रहे हैं। तो ये इनफर्टिलिटी है क्या भला? देखिए जी, इनफर्टिलिटी अगर उर्दू में कहें तो ये एक बांझपन है। फर्टिलिटी बेसिकली ये टर्म्स, इनफर्टिलिटी ये है कि बेबी नहीं हो रहा, और फर्टिलिटी देखी जाती है कि उसमें कितने % चांस है कि इसका बेबी हो सकता है। ये टर्म्स लूजली यूज़ होती हैं। ठीक है। इनफर्टिलिटी से थोड़ा सा कई दफ़ा पेशेंट ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि मे बी मैं कभी भी कंसीव ना कर सकूं। ओके। टर्म फर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी यूज़ किया जाता है कि टू हैव अ बेटर इम्प्रेशन ऑन पेशेंट्स माइंड कि वो सोचे कि उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम है जो ट्रीट कर सके। ये एक्चुअली इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। मैं यही एक्चुअली आपसे जानना चाह रही थी कि डॉक्टर साहब, क्या हमेशा से फर्टिलिटी के मसाइल होते थे और हमें नहीं पता था, या ये बढ़ रहे हैं? आप यू सी द डिफरेंस। एक तो होता है ना कि लोग कहते हैं भाई ये हमेशा से चीज़ें होती थी, हमें पता नहीं होता था कि क्या है। जी जी। या फिर एक्चुअली एज डॉक्टर्स आपने रिसर्च से देखा है कि ये मसला बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ ये पहले भी थी। अब पता है पैगंबरों के भी उन्होंने दुआ की और 99 और 100 की एज में जाके प्रेगनेंसीज हुई, लेकिन इशू पहले थोड़ा था, पॉपुलेशन भी थोड़ी थी, दूसरा साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट जो साइंस में पिछले 100 साल में हुई है वो इस स्पेशलिटी में हुई है, जिसके ऊपर पूरी आगे साइंस बेस कर रही। इसके ऊपर स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी बेस करता है, इस पे जेनेटिक थेरेपी भी बेस करती है। तो जिस तरह इसमें एडवांसमेंट हो रही है, और इस पे नोबेल प्राइज़ भी आया एडवर्ड्स का जो IVF में था, और मैं बेसिकली IVF स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो ये जितनी एडवांसमेंट इसमें आ रही है उससे हमें पता चलता जा रहा है कि कौन कौन सी वजूहत थी। दूसरा, आपका एनवायरनमेंट बहुत आर्टिफिशियल हो गया, आपकी पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है, आपकी डाइट ठीक नहीं है। हम अभी यही बात कर रहे थे किचन में एक्चुअली डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने जब अभी अब देखे ना, शी इज़ अ यंग गर्ल एट द एंड ऑफ द डे, शेफ कनीज़ फातिमा, और मैं यही कह रही थी कि मैंने कहा आपने भी सुना होगा कि फर्टिलिटी में कहती है असल में आपकी खुराक सबकी ख़राब हो गई है। तो ये तो समझ आ गई है लोगों को कि खुराक में मसला है, में भी मसला है। ये नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और में भी नहीं 90% उसी में है, क्योंकि आपकी जैसे एलोपैथी डेवलप हुई ना, विच इज़ मॉडर्न मेडिसिन, वो बेसिकली बेस करती है आपकी पुरानी हिकमत पे और होम्योपैथी पे, जो कि बेसिकली आपकी डाइट में से और आपकी डिफरेंट चीज़ों में से डिराइव थी। एलोपैथी इज़ रिफाइंड फॉर्म। बिल्कुल। सो बेसिकली जो इनिशियल मेडिसिन स्टार्ट हुई दैट वाज बेस्ड ऑन डाइट। आगे फिर मेडिसिन रिफाइंड फॉर्म में आई, जो कि फर्दर आगे रिसर्च ने उसको बढ़ाया। तो आपकी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपके मीट ठीक नहीं है, आपकी वेजिटेबल्स ठीक नहीं, आपका हर जो ईटेबल है वो ट्रीटेड है, और वो ट्रीटेड आपको प्रॉपर ठीक नहीं कर रहा। फिर फीमेल्स का सॉरी टू से जो मेकअप स्टफ़ है उनमें हार्मोन्स ऐड होते हैं, और वो हार्मोन्स कंटिन्यूसली स्किन में से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बढ़ता है। आपका चिकन ट्रीट होता है, उसे टीके लगते हैं कि ये जल्दी ग्रो करे और जल्दी ये तैयार हो जाए टू सेल, और वो जाके फीमेल्स पे मेल्स पे दोनों पे इफेक्ट करते हैं, जिससे आगे डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सब बढ़ रही है। डॉक्टर साहब आप ये देखें कि वो पिछले दिनों काफ़ी अर्सा पहले, बल्कि आई रेड समवेयर कि अब जब हम इंसान के जिस्म को दफनाते हैं तो वो एक मतलब होता है ना, एक नेचुरल प्रोसेस होती है डिसइंटीग्रेशन की, कीड़े खाते हैं वटेवर, क्योंकि हमारे जिस्म में इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि 100 साल तक हमारी हड्डियाँ नहीं घुलती। कितनी अजीब बात है ना, मतलब आप सोचें कि कीड़े भी नहीं खाते। कितनी ये अजीब और डिस्टर्बिंग बात है कि हम देखें जो चीज़ उस टिन में जा रही है, जिसमें जो उसको 4-4, 5-5 साल तक खराब होने से रोकता है, जी जी जी, वही चीज़ जब आप वो टीन खोल के खाते हैं तो आपके अंदर से आता है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इस तरफ से वापस आ गई है। अब पाकिस्तान जो है हर चीज़ टीन, डब्बे और पॉलीथीन में खाना शुरू हो गया। समझ नहीं मुझे आ रही। बाहर तो हर तरफ उन्होंने
आप जाएं तो शॉप्स हैं ऑर्गेनिक फूड की और नेचुरल फूड की, और वो इनकरेज कर रहे हैं कि यू शुड हैव अ होम वेजिटेबल गार्डन। डॉक्टर साहब यहाँ तो अंडे के ऊपर भी चाय वाला वो गुलाबी चाय के अंदर उसको डुबो देते हैं ताकि उसका रंग जो है वो देसी अंडे वाला हो जाए। हम तो सही बात। एक ज़माने में दूध में पानी मिलाया जाता था और उसको बहुत बुरा कंसिडर किया जाता था, अब तो हर चीज़ में मिलावट है। सही बात। तो ये जो हम इसका डिस्कस कर रहे थे, ये एक वन फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि हम सारे एक्सरसाइज से भी दूर हो गए। हमारी पॉपुलेशन खासकर वेस्ट में दे स्टिल आर टेकिंग लॉट ऑफ एक्सरसाइज, हमारे लोग वो भी कम हो गए हैं। फिर उसके बाद आगे हमारी पुअर पॉपुलेशन में इतनी इनफर्टिलिटी नहीं, और जो है उसके रीजंस और हैं। हमारी प्रॉब्लम आ रही है इन रिचर पॉपुलेशन जहाँ और पढ़े लिखे में, जहाँ कैरियर ओरिएंटेड वर्ल्ड आ रहा है, मैरिजेस डिलेड हैं। जब भी आप मैरिज को डिले करें इनफर्टिलिटी का कुछ ना कुछ एलिमेंट डेवलप हो जाएगा। और मैरिज की बेस्ट एज जो है वो 23 और 27 के दरमियान है। उससे पहले करेंगे तो ठीक नहीं, उससे बात करेंगे तो ठीक। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, हमारे मुल्क में ख़वातीन इसलिए नहीं शादी करना चाहती जल्दी है क्योंकि वो कहती है कि जैसे ही शादी करेंगे तो मियाँ ने या ससुराल वालों ने कहने के काम छोड़ दो। अब देखें, शादी और बच्चे पैदा करना ज़िंदगी का हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। अब सर आपका एक करियर है, क्या आप सोच सकते हैं कि बस आप घर बैठे 24 घंटे, इमेजिन कर सकते हैं आप 3 इतने बड़े इदारों को रन कर रहे हैं, आपकी वहाँ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको कोई कहे कि अब आपने घर बैठ जाना है जस्ट बिकॉज आपकी शादी हो गई है, वही चीज़ ख़वातीन पे फ्लिप करती है। तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना सर, हम क्या करें फिर? अच्छा, ये प्रॉब्लम हमारे माशरे में चल रही है, और उसमें ये है कि नेचुरली अभी मैं आपको जो हमारी क्लास आई है 110 की क्लास है, और उसमें से हमारी मोर देन 60% लड़की हैं। ये कौन से वाले जो फर्स्ट ईयर आई है अमीरुद्दीन में, अभी अमीरुद्दीन में गवर्नमेंट की। और सर मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो जो 60% आई है उसमें से 10% प्रैक्टिस करेगी, 50% घर पे बैठ जाएगी क्योंकि सास ने कहा है कि काम नहीं कर। इसकी मैं सोसाइटी ऑफ गायनी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ पूरे कंट्री का। बिल्कुल, इसको हमने हर फोरम पे जाके ऑल ओवर द कंट्री इंटरनेशनली भी इसको हाईलाइट किया कि नेचुरली जब आपका नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा है, इनकी लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। नेचुरली दे हैव टू गेट मैरिड, दे हैव टू हैव चिल्ड्रन, एवरीबडी वांट्स टू प्रोक्रिएट। हर किसी का दिल होता है कि मेरी अगली जनरेशन हो। लोग, क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी का स्पेशलिस्ट हूँ, लोग आके आंसुओं के साथ रोते हैं कि हमारा बेबी नहीं। अल्लाह ने एक इस तरह का डेवलप किया है एक ख्वाहिश अंदर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो और कुछ भी ना करे। अगर हम उनको टोटली घर बैठा देंगे तो आप समझें कि आप अपनी इकॉनमी को भी ख़राब कर रहे हैं, आप अपनी फर्दर जो भी आपकी फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, हेल्थ, इस वक्त जो SDG गोल्स है जिसको आप वो आगे वर्ल्ड जिसके ऊपर सारा डिपेंड कर रहा है और जिसकी बेस पे आप डेवलप्ड कंट्री रिकग्नाइज होंगे, उसका मेन फैक्टर जो है वो हेल्थ है और एजुकेशन। और उस पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे, और उसमें ख़वातीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो अगर हम छोड़ देंगे तो हम SDGs में कभी नहीं आ सकते। और SDG पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, अब SDG आ गया जो 2030 में हमने अचीव करना है, और इस पर अगर हम काम नहीं करेंगे आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में कभी नहीं आ सकते। तो आपकी राय एज अ प्रोफेशनल, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल है कि 23 और 27 के बीच के अंदर की उम्र लड़कियों के लिए मुनासिब है शादी करने के लिए, उससे पहले भी मुनासिब नहीं है और उसके बाद भी जी जी, मतलब फिर डिले आ जाता है। और व्यूअर्स ऑब्वियसली वो आप अगर उसकी साइंस में जाएंगे तो वो एग्स होते हैं, वो एक लिमिटेड अमाउंट के होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। नहीं, इसमें तो इम्पोर्टेंट 16-16 साल की बच्चियों की भी जब आप लोग शादी करते हैं वो भी ठीक नहीं, तो वो भी गलत है, क्योंकि वो उस वक्त उसकी बॉडी तैयार ही नहीं होती। क्योंकि अल्टीमेटली इतनी छोटी बच्ची की शादी करेंगे तो ये भी होगा कि भैया बच्चा भी फौरन पैदा करें। देखिए जो कॉम्प्लिकेशंस है ना जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं वो मैक्सिमम होती हैं बिफोर 23 एंड आफ्टर 27। तो एक बेस्ट स्टेज वो है जिसमें यू हैव टू सेव 2 लाइफ्स, यू हैव टू सेव मदर एंड बेबी बोथ। बिल्कुल, तो वो जो बेस्ट टाइम है वो यही है। और अगर आप उससे, जैसे आपने बहुत अच्छा ये फरमाया, अगर उससे पहले करेंगे तो उसमें मदर की भी डेथ का चांस ज़्यादा है, बेबी का भी ज़्यादा है। लेट करेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। वाली बात है ना, खुद अपने मुंह से कहते हैं जी 16 साल की बच्ची है उसकी शादी होगी। जब आप अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि आप बच्ची की शादी कर रहे हैं तो ना करें ना बच्ची की शादी। जी जी, यंग एडल्ट की शादी करेंगे तो वो कम से कम जिंदगी में कुछ वो भी कर पाएगा। लेकिन सर वेस्ट में भी तो देखें ना, वेस्ट में सिर्फ करियर की वजह से ख़वातीन जो है 40-45 साल की उम्र पे बच्चे पैदा करती हैं। और फिर आपको पता है वहाँ पे भी फिर डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक बच्चे और भी बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ ओसाइट है ना, एक मेल गीमेट आता है, एक फीमेल आता है। फीमेल का जो ओसाइट है वो, जैसे मैंने आपको अभी अर्ज़ की, द बेस्ट टाइम 23-27 के दरमियान।
ये टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके डीएनए में जहाँ मदर और फादर की क्रॉसिंग होती है और बेबी बनता है उसमें एबनॉर्मेलिटी का चांस आफ्टर ज्यादा 35 ज़्यादा होने लग जाता है। एक कंबाइंड एज होती है ना जो आप कहते हैं कि बाप की और माँ की एज को ऐड करके पता नहीं क्या करो। बाप की 40 से कम हो तो बेहतर है, ठीक है। 40 से ऊपर उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन उनके स्टार्ट शुरू हो जाती है और वो टेस्ट नॉर्मल रूटीन का जो आप सीमन एनालिसिस कराते हैं उसमें नहीं आता, उसमें लगता है ठीक है। और ये पिछले 5-6 साल में पता चला कि जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो सिर्फ माँ की तरफ से नहीं आती, रिपोर्ट ठीक भी आ रही है तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट आता है, वो किट अभी बाहर से आती, पाकिस्तान में नहीं बनी, थोड़ी महंगी है, लेकिन वो टेस्ट लाजमन होना चाहिए क्योंकि मैं भी उसमें फादर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और हम टोटली मदर को ट्रीट कर रहे हैं। ये और वो वाला है जो 70-80 हज़ार रुपए का एक टेस्ट होता है कि 1.5 लाख नहीं, रुपए ये 10,000 का 70-80 हज़ार का निफ्टी टेस्ट है जो कि मदर के ब्लड में से होता है टू सी कि बेबी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। उसमें फीटल डीएनए मदर का ब्लड लेते हैं और उसमें फीटल डीएनए से चेक होता है कि बेबी नॉर्मल है या एबनॉर्मल। क्योंकि ये भी वो टेस्ट है जो इंग्लैंड वगैरह कहीं जाता था। हाँ, लेकिन हमने एलजीएच में आपको आपके तवसत से मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि हमने लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ये टेस्ट शुरू कर दिए बहुत मुबारक और हो ये सर। टेस्ट है 20,000 का, बार आप भेजते हैं आप, क्योंकि डॉलर चढ़ गया, ये 70 का नहीं है, ये अब 1,30,000 का हो रहा है इस वक्त, कुछ पहले इसी टाइप 70 का था, मुझे याद जी, है जी। क्योंकि व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर नूर हु इज माशाल्लाह 2 इयर्स ओल्ड नाउ, तो उसकी बारी भी कराया था कुछ मुझे मेरी बड़ी मैं भी यही बात डॉक्टर साहब व्यूअर्स के साथ शेयर करी थी कि मेरी आई वेंट थ्रू 5 प्रेगनेंसीज, आई हैव 3 चिल्ड्रन माशाल्लाह से एंड 2 मिसकैरेजेस। बात ये कि हर प्रेगनेंसी मुख्तलिफ थी। बिल्कुल, हम हर क्या pregnancy कहते different हैं होती है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब, मैं तो सबसे पहले जो बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो इतना टफ टाइम देते हैं ससुराल वाले, इर्द गिर्द वाले को, तू पहली तो नहीं है जिसका बच्चा हो रहा है, सही ड्रामे क्यों कर रही हो भाई? अगर एक बच्ची की एक्चुअली गिट्टे गोडों में दर्द हो रही है, आप उसे कह रहे हैं झाड़ू पोछे लगाओ। मेरे पास देखें जब पेशेंट आती है ना एंटीनेटल में, जब वो प्रेग्नेंट है और एंटीनेटल वो खावन बाहर बैठ जाता है और साथ साथ आके बैठ जाती है, आई मेक इट श्योर कि मैं कहता हूँ कि आप रिक्वेस्ट है आप बाहर बैठ जाएं और हस्बैंड को भेज दें अंदर, बिकॉज ये एक बड़ी स्ट्रिक्ट प्राइवेट किस्म की चीज़ है और यहाँ प्रेगनेंसी का टाइम भी मदर इन लॉ डिसाइड करती है। वो चीज़ें अब नेचुरली अवेयरनेस भी आ गई, थोड़ी कम होती जा रही हैं, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और इस पे मेरे ख्याल हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन का टिश्यू डिफरेंट है वेस्ट से। वेस्ट में ये कि उनको आप कहें कि आप एक्सरसाइज भी करो, वॉक भी करो। हमारी पॉपुलेशन को आप अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें, जो पुअर पॉपुलेशन है वो लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म है, उनको कुछ नहीं होता। हमारी जो एलीट है, जो पढ़ी लिखी है, रिचर पॉपुलेशन है, वो नाजुक तबीयत की हैं, उनको थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो प्रेगनेंसी ठहरती नहीं है, दे हैव टू टेक रेस्ट। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे गिला इस बात से है कि देखें पूरी दुनिया में प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन एक्सरसाइज करती हैं, जो वो नॉर्मल रूटीन में प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइज कर रही होती थी। कोई पहले 3 महीने नहीं कहा जाता है एहतियात करो, ये करो, वो करो, बस ये कहा जाता है कि क्रंचेस ना करें और कुछ ये वाली एक्सरसाइजेज नहीं करनी जो आपके उस एरिया पे प्रेशर डालेंगी। जी, जी। यहाँ पे तो बिस्तरे में आपको लिटा देते हैं, हर दूसरी खातून बेड रेस्ट पे डाल दी जाती है प्रेगनेंसी में। तो डॉक्टर साहब हेल्दी लाइफ कौन सी? इधर देखें इस तरह के मुझे वैसे इस चीज़ का मैंने जवाब चाहिए आपसे जैसे डॉक्टर साहब, क्योंकि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये बात आपको कही हर्ज जाती किया है। ना कि हमारा टिश्यू, हर रेस का टिश्यू डिफरेंट है। वेस्ट में जो हम ट्रीटमेंट करते रहे, जो आउटडोर प्रोसीजर हैं, हमारे पेशेंट हाथ भी नहीं लगाने देते और ऐसे चीख मार के ऊपर, हर पेशेंट का टिश्यू डिफरेंटली एक्ट करता है। जो चीज़ें हम वहाँ प्रैक्टिस करते रहें, वो अगर आप यहाँ प्रैक्टिस शुरू करें तो आपको रिस्पांस वो नहीं आता। मैं आपको सिंपल एक गोली है जो कि वो 3 दफ़ा देनी थी, यहाँ जब 3 दफ़ा दी तो पहले एक पेशेंट बेहोश होकर गिरी, उसके बाद दूसरी को दिया वो बेहोश होकर गिरी, फिर तीसरी को दिया वो बेहोश होकर गिरी। मुझे उसके बाद एक ख़ुद से उसकी डोज डिवाइस करनी पड़ी फॉर आवर पॉपुलेशन, और वो फिर हमने 1 से स्टार्ट किया, 15 दिन 1 ली तो वो एडजस्ट हुई, 15 दिन के बाद फिर 2 पे आए, फिर एडजस्ट हुई। इसको फिर हमने बड़ी मीटिंग्स में भी डिस्कस किया। हर बंदा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था और उनको एक ट्रीटमेंट खुद से डिवाइस करना पड़ा। तो ये रेस का टिश्यू डिफरेंट होता है, तो पर्सन टू आपके पर्सन भी वेरी करता है। मैं यही कहने लगी थी डॉक्टर साहब, सारी जिंदगी मतलब आई एक्सरसाइज ट्वाइस अ डे, हर प्रेगनेंसी में कहा एक्सरसाइज नहीं करनी बेटा। आई एम लाइक नहीं, उसमें आपने एक्सरसाइज, बट डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी आपने जहाँ पे हमने history दी एहतियात ना। करनी है वहाँ पे प्रेगनेंसी कोई बीमारी तो नहीं है डॉक्टर साहब। बीमारी नहीं है, लेकिन आपकी हिस्ट्री थी 2 अबॉर्शंस की, आपने भी खुद बताया, मिसकैरेजेस मिसकैरेजेस की। तो
जो कनेक्शन है वो बेबी और मदर का बनना है और उसमें प्लेसेंटा इन्वॉल्व होता है। वो कनेक्शन जिन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है मिसकैरेजेस की या प्रेगनेंसी लॉसेस की, कहीं ना कहीं अंदर कनेक्शन थोड़ा सा लूज है, उस पर जहाँ भी प्रेशर पड़ता है तो ये आपको No, I had stage 4 placenta previa in all my pregnancies, but I'm talking about my first pregnancy with Hamza, which was many years ago. But खैर, the point वो is, जो आपकी आपने क्योंकि अपनी हिस्ट्री खुद बता दी, जी वो मैं सबको बताती हूँ, जो- मैं कहती हूँ कि कम से कम मैंने जो भांड आपके के लॉसेस हुए और वो ट्रीट हुए, जो आपके 4th स्टेज प्लेसेंटा प्रीविया था वो कॉज उसकी वजह से हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके जो बाद में प्लेसेंटा प्रीवियास हुए वो उन लॉसेस को ट्रीट किया गया। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, उसकी वजह से क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ चुका है। लास्ट हमारी मीटिंग रॉयल कॉलेज लंदन में हुई है, इंटरनेशनली बढ़ गया हुआ। तो वो जो लॉसेस हुए उनको ट्रीट करना था, लेकिन वो ट्रीटमेंट आगे प्लेसेंटा प्रीविया का चांस बढ़ा देता है। एग्जैक्टली अब यहाँ पे डॉक्टर साहब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे मुझे क्लैरिटी चाहिए, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को हम हाइपरटेंसिव भी कहते हैं, आई थिंक हाइपरटेंशन है इनको, तो बड़ा ख्याल करें। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल फरीद ज़फ़र हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल लाहौर जनरल हॉस्पिटल, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट PGMI एंड अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब जी हुक्म। डायबिटिक्स, हाई ब्लड प्रेशर, लोग ये भी कहते हैं कि अगर देखिए इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट क्या है उसकी तरफ तो मैं आऊँगी, लेकिन मतलब जो लोग बच्चे पैदा कर ही नहीं पाते, लेकिन जिनकी प्रेगनेंसी, क्योंकि हम बात ऑलरेडी पहुँच चुके हैं प्रेगनेंसी के ही अंदर, तो प्रेगनेंसी में वो कौन सी कंडीशंस है जिनमें ख़ास एहतियात करनी चाहिए। एक तो ब्रेक से पहले हमने मेरी वाली बात को टच अपॉन कर लिया, प्लेसेंटा प्रीविया, जहाँ आपका प्लेसेंटा इतना लो होता है सर्विक्स के ऊपर, और बहुत डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि अगर उसको वो सोचे कि बच्चे का खाने की थैली है, उसमें से बच्चे ने खाना खाना है, अगर उसको कट लग गया, टुक लग गया, खर गया, तो बच्चा तो गया, और माँ को बच्चे भी। के लिए इतना डेंजरस नहीं होता जितना माँ के लिए होता। हाय, मुझे तो कुछ और ही इन्होंने कहा था। आपकी बचत होगी, आप शुक्र करें। प्लेसेंटा प्रीविया इज मोर डेंजरस फॉर मदर और एब्रप्शन प्लेसेंटा इज मोर डेंजरस फॉर द फीटस, बट बोथ आर डेंजरस फॉर बोथ। ठीक है, लेकिन प्रीविया ज़्यादा मदर के लिए डेंजरस है, लेकिन डेंजरस बेबी के लिए भी है। और एब्रप्शन जब प्लेसेंटा अलहदा हो जाता है वो ज़्यादा बेबी के लिए डेंजरस है, लेकिन मदर के लिए भी है। ठीक है, ओके। सो एक तो वो कंडीशन है कि देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई आपको डॉक्टर कहे ये वाली एहतियात करनी है तो आपने करनी है। आपने ऑनलाइन गूगल शूगल वेब MD खुद डॉक्टर नहीं बनना। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी 2 बहुत प्यारी सहेलियाँ हैं, एक ने एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लिया खुद ही अपनी मर्ज़ी से, सेल्फ ट्रीटमेंट की, उस पर भी शी लॉस्ट हर बेबी, और एक और मेरी सहेली है जिसको डॉक्टर ने स्पेसिफिकली एक चीज़ से मना किया था, एग्जैक्ट उसने वो चीज़ की और 2 दिन के बाद उसकी मिसकैरेज हो गई। सो द पॉइंट इज़, देखें, और मिसकैरेज चाहे 6 हफ्ते पे हो या 9वें महीने के ऊपर हो, एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर साहब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि औरत ऑलरेडी उस बच्चे के साथ कनेक्ट कर चुकी होती है कि ये मेरी गोद में अब एक औलाद आएगी, और जब औलाद नहीं आती गोद में तो उसके नफसियाती बहुत बुरे असरात होते हैं। बिल्कुल। सो मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब कौन से कंडीशन, जैसे ब्लड प्रेशर, क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें केयरफुल होना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। एक तो थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन से हट के जो आपने पहली बात की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कपल था ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने एक सरोगेट मदर ली। ठीक है, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी ऑपरेशन हो गया और ब्लीडिंग में यूट्रस निकल गई, बेबी की डेथ हो गई, उन्होंने एक सरोगेट मदर ली। एग वाइफ का था, स्पर्म भी हस्बैंड का था, यूट्रस उन्होंने हायर की। जब डिलीवर हुआ तो वो इतनी अटैच हो गई उससे कि उसने कहा मैंने बेबी नहीं देना। ये जो आपने अटैचमेंट की बात की ना, हालांकि उसकी वो एग नहीं था, उसका बच्चा नहीं था। दूसरा ये है कि माँ का जो दर्जा इस्लाम में है वो इसी वजह से है कि जो वो बच्चे को 9 महीने रखती है और उसके बाद जो पेन्स लेती है वो बाप नहीं लेता। जब माँ से पूछा गया तो 3 दर्जे पहले उन्होंने माँ का बोला और उसके बाद माँ और फिर कहा अपने बाप की खिदमत करो।
अब आपका अगला क्वेश्चन जो है उसमें 4-5 चीज़ें प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट एंटीनेट, जैसे एक तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे ही पीरियड मिस हो पेशेंट को इमीडिएटली आ जाना चाहिए एंटीनेटल दिखाने, और वो टेस्ट होना चाहिए प्रेगनेंसी का, और फिर उसके रूटीन ब्लड टेस्ट होने चाहिए, उसका ब्लड प्रेशर जो कि हाइपरटेंशन है, और प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होती है जो कि दूसरी हाइपरटेंशन से डिफरेंट है। और ये ज़्यादा हाइपरटेंशन ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हाइपरटेंशन, और इसको इमीडिएटली ट्रीट करना है, और इससे ख़ास लेवल है, इसको आप थोड़ा आगे पीछे छोड़ नहीं सकते। और डॉक्टर साहब यही हाइपरटेंशन जो फॉर एग्जांपल किडनीज के प्रॉब्लम के दौरान होती है वो भी नॉर्मल हाइपरटेंशन से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वो भी होती है, राइट? जी। फिर डायबिटीज़ है इसमें, फिर इसमें एनीमिया प्रेगनेंसी है, फिर आपने ब्लड ग्रुप देखना है क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी आ जाता है, इस तरह डिफरेंट चीज़ें। फिर उसकी पिछली हिस्ट्री देखनी है कि इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ तो नहीं थी जो कि डायबिटीज़ को और आगे बेबी की प्रॉब्लम्स को प्रीडिस्पोज करती है। तो ये चीज़ें सारी आपको चेक करने वाली, ये मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि एंटीनेटल ट्रीटमेंट होता है। ऑप्स और गायनी दो डिफरेंट, गायनी में जो उसकी गायनी की प्रॉब्लम, ऑप्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, और इसमें मेडिकल डिसऑर्डर्स, बेबी की ग्रोथ, लॉसेस, उसको किस तरह आपने लेके चलना है, वो एक पूरी एक वो भी साइंस है। बट प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर साहब ये तो बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी बच्ची थी, प्रेग्नेंट हुई, उसको डायबिटीज़ हो गई। लेकिन डायबिटीज़ 2-3 किस्म की ये है। दो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है कि इसको एक तो ब्लड जेनेटिकली कईयों में आ रही होती है, और कुछ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनकी रिकमेंडेशन है कि उनको जैसे वो प्रेग्नेंट हो एक उनका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होना चाहिए, और कम से कम अगर वो नहीं किया तो एक 28 वीक्स पे वो लाजमन होना चाहिए अगर रूटीन में शुगर उनकी ठीक भी आ रही है, क्योंकि किसी वक्त और हीमोग्लोबिन A1C आना चाहिए जो हमें 3 मंथ्स का बताता है। एक है जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो डायबिटीज़ सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। प्लेसेंटा से एक प्लेसेंटल लैक्टोजन स्क्रीट होता है, वो जिन पेशेंट्स में ज़्यादा स्क्रीट होता है, जिनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है और उनकी जेनेटिक्स में डायबिटीज़ है, मदर फादर को है, उनकी खाला फूफी इस तरह किसी को दादा, वो फैमिली में आ रही है। और डायबिटीज़ और पॉलीसिस्टिक और मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये इंटरलिंक्ड है। 58% फादर से आ रहा है और 48% मदर से आ रहा है। जिनके फादर्स में है उनके आगे बच्चों को ज़्यादा हो रहा है, और फीमेल्स में ज़्यादा फिर आगे प्रॉब्लम्स फर्टिलिटी की भी आ जाती हैं, प्रेगनेंसी लॉसेस की आ जाती हैं, प्री टर्म लेबर की आ जाती हैं। वो फादर से ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है 58%, 46% मदर से ट्रांसफ़र हो रहा है। ये है जेस्टेशन डायबिटीज़, ठीक है, जो कि नॉर्मल नहीं है, और ये डिलीवर हो जाती हैं अगर वो अपना वेट कंट्रोल करें, डाइट कंट्रोल करें, शुगर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन एक आपको जहन में रखना है कि इस पेशेंट का जब भी एपिडेमियोलॉजी जो इन्वायरमेंट है वो ऊपर नीचे होगा, उसकी डाइट ठीक नहीं होगी, वो मीठा खाएगी, वजन बढ़ेगा, तो वो डायबिटिक हो जाएगी। यानी कि वो बेसिकली प्री डायबिटिक थी, और वो प्री डायबिटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटिक भी हो गई, और फिर वो बाद में भी डायबिटिक, और या उसके जेनेटिक्स में वो है कि प्रीडिस्पोज कंडीशन है। इसीलिए तो पुराने ज़मानों में डॉक्टर साहब कहते थे कि एनू प्रेगनेंसी ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादतीज़ हुई है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, बिकॉज एक्चुअली उसको होनी वो। अच्छा डॉक्टर साहब, नाउ लेट्स गो हाइपरटेंशन का बता दूं, हाँ टू ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन का भी आपने किया, ये नॉर्मल हाइपरटेंशन नहीं है, ये प्लेसेंटा से रिलेटेड है, और वो टेक्निकल सा एक वर्ड है, सेकंड प्लेसेंटा डेवलप होता है, उसकी जो सेकंड वेव है इसमें जिनमें प्रेगनेंसी ड्यूस हाइपरटेंशन है वो एब्सेंट होती है, और वो बेसिकली इसकी डिफरेंट थेरीज हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट थेरी है कि इसमें प्लेसेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होती, और उस वजह से वो डेवलप हो जाता है, और वो आगे फिर आपको उसको किसी न किसी तरह ट्रीट करना पड़ता है, दवाइयाँ वो देनी पड़ती हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हों। हर मेडिसिन हाइपरटेंशन की आप दे नहीं सकते, हर एंटीबायोटिक आप दे नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली सॉरी, एटलीस्ट व्हेन आई वाज यंगर एंड माय फ्रेंड्स वर आल्सो ऑल एक्सपेक्टिंग, हमारी एक दो जिन फ्रेंड्स को हाइपरटेंशन का इशू था उनकी बहुत मिसकैरेजेस हुई थी, और वो भी 7वें 8वें महीने में जाके। ये क्या कहानी है कि देखिए 7वें 8वें महीने में प्री टर्म लेबर में चले गए क्योंकि ब्लड प्रेशर शूट करके? वो इंटर रिलेटेड है, जहाँ भी हस्बैंड एंड वाइफ की HLA मैचिंग होती जेनेटिक्स से, वो सिमिलर हो जाए, 1 in 600 चांस होता है, 1 in 600 चांस है, दो लोगों की जीन्स बिल्कुल सिमिलर हैं, 600 में से एक ऐसा आता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है डॉक्टर, वो तो टोटली एक जैसी होती हैं, लेकिन अगर वो थोड़ी भी सिमिलैरिटी हो उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ ना बनने तो उस प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होती है ज़्यादा, और उनके लॉसेस ज़्यादा होते हैं। सो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू
ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़। ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ ये हैं कि बेबी में एक फॉरेन एलिमेंट आ जाता है फादर की तरफ से। मदर के अंदर हर बॉडी में कैपेसिटी है कि कोई फॉरेन एलिमेंट आएगा वो रिजेक्ट के, जैसे लेट से अल्लाह ना करे आपका किसी और का एग्जांपल लेते हैं, किडनी लगी किसी की, किडनी फेल होगी, उसने ट्रांसप्लांट कराई, अगर वो मैच नहीं हो रही तो वो उसे रिजेक्ट कर देगी। मदर में भी एक चीज़ चलती है, उसमें एक फॉरेन एलिमेंट फादर से आता है, एक मदर से आता है। फादर का जो एलिमेंट है वो इम्यूनिटी अल्लाह की तरफ से उसकी इम्यूनो मॉड्यूलेशन होती है, अल्लाह उसको सारा एक नया सिस्टम डेवलप करता है जिसमें फादर का जो एंटीजन है वो मदर रिकग्नाइज नहीं करती। अगर मदर उसको रिकग्नाइज करना शुरू कर दे तो प्रेगनेंसी ठहरेगी नहीं। ये इसकी काफ़ी ज़्यादा एक साइंस में डिटेल है, जो आम लोग तो ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें बताते हैं, लेकिन एक्चुअल मेन रीज़न आज के लिए आ रही है कि ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ ना बने तो मदर रिकग्नाइज करती है फॉरेन एलिमेंट फ्रॉम द फादर और प्रेगनेंसी निकल जाती है, वो बॉडी रिजेक्ट कर देती है। सो इस तरह का ट्रीटमेंट है, आप उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। एंटीबॉडीज़ अवेलेबल हैं जिनकी हिस्ट्री होती है, उनको आप वो अगर एंटीबॉडीज़ दें, वो डिफरेंट स्ट्रेंथ के इंजेक्शन आते हैं, ड्रिप में दिए जाते हैं, वो आप 28 वीक्स पे भी दे सकते हैं, फोर्टनाइटली भी दे सकते हैं। तो ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और लॉसेस का चांस कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक तो हमने इनिशियली जो बात, लेट्स गो बैक टू इनफर्टिलिटी ना, ये तो हो गया कि देखिए व्यूअर्स, अल्लाह का बड़ा करम है कि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि मैक्सिमम अल्लाह ताला के बाद जितना बचाया जा सकता है, अल्लाह ताला की रज़ा के बगैर तो कुछ नहीं होता, बट उसके बाद हमारे डॉक्टर्स जो हैं आपको प्रेगनेंसी को सेव करने की या उस प्रेगनेंसी को कंफर्टेबली या कम से कम माँ की जान बच जाए, ये सब चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। लेकिन खाने के अलावा डॉक्टर साहब, ग़िज़ा के अलावा मुझे रीज़न बताएं कि क्यों नहीं लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं। आपने पीसीओएस को टच अपॉन किया, एक एंडोमेट्रियोसिस एक वो भी होता है, तो कुछ लेकिन ये भी वो बता तो दें जिसका लोग एहतियात करें वो ना। तो हम कॉजेस पे आ जाएं। अगर आप वापस हाँ, अभी देखना शुरू करें इनफर्टिलिटी पे, एक तो एज हमने डिस्कस कर ली, दूसरा ये कि खुराक भी कर ली, हमारी पुअर पॉपुलेशन में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा है, हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है, वो उनकी प्रॉब्लम होगी। जो हमारी रिचर पॉपुलेशन है उसमें हमने डिलेड मैरिज। अब एक चीज़ आ गई है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और एक एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा, ये अभी आई है डॉक्टर साहब, ये हमेशा एग्जिस्ट करती थी? ये अब बहुत ज़्यादा हो गई और ये सबसे ज़्यादा इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। और आपको पता है डायबिटीज़ में ये दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अमंग नंबर 3। आज से 8 साल पहले यूएसए नंबर 1 था, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया था, नंबर 3 मिडल ईस्ट था। इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, चाइना टॉप 3 कंट्रीज़ में जिनमें पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, डायबिटीज़ है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। फिर ये हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, जिसमें फर्टिलिटी भी इन्वॉल्व होती है, किडनी भी इन्वॉल्व होती है, लिवर भी इन्वॉल्व होता है। पीसीओ हमारी जो यंगर पॉपुलेशन फीमेल्स की हु हैव शिफ्टेड टू ब्रिटेन, इंसिडेंस इज 52%। अगर आप 100 लड़कियाँ यंग एज की लें तो 52 को बीच में से पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। और ये इतना बढ़ चुका है कि एवरी अदर गर्ल, हाँ, ये इतना बढ़ चुका है कि जो सबसे ऑथेंटिक जर्नल्स हमारे फर्टिलिटी के, एक स्टेरिलिटी फर्टिलिटी यूएसए से आता है, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन आता है यूरोप से, एशरे जिसको हम कहते हैं उनका, उनमें अलहदा पूरा एक 30% आर्टिकल्स उस जर्नल पे सारे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पे और कुछ आगे एंडोमेट्रियोसिस पे। आप जितनी एंडोमेट्रियोसिस से कर लेते हैं, जितनी मैरिज डिले करेंगे उतना एंडोमेट्रियोसिस का चांस बढ़ता है। और उसका डिफरेंट, उसका भी डाइट के चैप्टर्स आ रहे हैं, वो जेनेटिकली भी लिंक्ड आ रहा है और उसके डिफरेंट और भी रीजंस हैं कि क्यों बढ़ रहा है ये। जितनी आप प्रेगनेंसी डिले करेंगे उतना एंडोमेट्रियोसिस का चांस बढ़ेगा। और ये दोनों चीज़ें, पीसीओ अगर लड़की अनमैरिड है टोटली ख़त्म नहीं होगा, आपको शॉर्ट कोर्सेज ऑफ ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे। हम कोशिश करते हैं कोई सर्जिकल इंटरवेंशन ना करें, बट इफ़ शी इज़ मैरिड ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। हम उनको सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बच्ची को है, उसकी उम्र छोटी है, अव्वल तो हम हार्मोन्स 22 साल से पहले नहीं देते, उसके बाद कुछ ना कुछ आपको देने पड़ते हैं। उनको सजेस्ट करते हैं कि इसकी मैरिज आपने डिले नहीं करनी। वो लड़की कहती मैं तो जी PhD करूँगी, उससे पहले मैंने शादी नहीं करनी। तो शी हैज़ टू डिसाइड कि ये उसकी प्रॉब्लम है, उससे अपना। और जो यंग लड़कियाँ जिनका वेट ज़्यादा नहीं है और PCO है, वो 100% जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है, पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है। और वो अगर थोड़ा सा भी खाएगी उसका वेट बढ़ेगा, दूसरी ज़्यादा खा जाए, उसके अंदर एक सिस्टम है, उसके वो
कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर है, उसको उसके कष्ट करना पड़ेगा वेट कंट्रोल करने के लिए, अपनी डाइट के लिए। और हम उनको सजेस्ट करते हैं कि इसकी मैरिज डिले नहीं करनी, उसको फिर एक बैलेंस फैमिली का बनाना है। जब वो शादी हो जाएगी तो ट्रीटमेंट आप बहुत आसान हो जाता है, और ट्रीटमेंट अब हर चीज़ का अवेलेबल है। ये खुशकिस्मती है कि इसमें इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि वी कैन ट्रीट एवरी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं ट्रीट ना हो। तो फिर डॉक्टर साहब, फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी दोनों को एज ए टॉपिक लेते हुए हमारे व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम उसमें ये कि एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी डाइट का ध्यान रखें, और अगर वो समझ रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा हो गया, प्रेगनेंसी नहीं हो गई, तो इसके प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, बिकॉज ये एक सुपर स्पेशलिटी है। रूटीन गायनेकोलॉजिस्ट भी कुछ ना कुछ ट्रीट करते हैं, लेकिन आप उसके जो ख़ास स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएं, ताकि वो आपको प्रॉपर बताएं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, और ये प्रॉब्लम आपकी जल्दी सॉल्व हो। अगर आप मुख्तलिफ जगहों से मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लेते रहेंगे तो कई दफ़ा वो सिस्टम चलने के बजाय टोटली शट डाउन हो जाता है, जो हम काफ़ी सारे, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं डिफरेंट जगहों से। तो ये मेरी एक आपको एडवाइस है कि गो टू अ प्रॉपर, लेकिन पैनिक नहीं करना। हर चीज़ का टाइम होता है, वो खुदा ने मुकर्रर किया होता है, लेकिन 1 साल के बाद उसका ट्रीटमेंट लाजमन कराएं अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही। एज अगर आपकी ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है, और टाइम ज़्यादा हो गया, तो पहले स्पेशलिस्ट से रुजू करें। अगर एज 30 से कम है या 35 से कम है तो 30 और 35 के दरमियान है, 6 महीने वेट कर सकते हैं। 30 से कम है तो आप 1 साल वेट कर सकते हैं। 35 से ऊपर आपको लंबा वेट नहीं करना, बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, हमें आज ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल फरीद ज़फ़र ने। इंशाल्लाह हम इनको तकलीफ़ देते रहेंगे ताकि हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ पे गाइड करते रहें। छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी पे बड़ी सीरियस गुफ्तगू करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। और वैसे तो दुनिया में बहुत से खूबसूरत लोग हैं, लेकिन दुनिया के बहुत से खूबसूरत लोगों में से 2 बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे से बेबीज़ हमारे पास हैं आज शो में, तो ज़रा उनसे भी मिलते हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी वाली हैं, तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस, मॉडल, होस्ट, लेकिन इंसान बड़ा प्यारा है ये। हमारे साथ मेमूना कुद्दूस हैं, जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत नाम कमाया है माशाल्लाह। अस्सलाम सो वालेकुम। मच। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही हो? थैंक यू। थोड़ी आप भी ज़्यादा बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ी ज़्यादा लग रही हो, लेकिन हल्की, आप तो हमेशा ही लगती हैं। हल्की हल्की सी जेलस हो रही हूँ। एंड आपके साथ एक और हसीना बैठी हुई है हमारे साथ, प्यारी सी आमिना नईम है। नहीं है एक्ट्रेस, नहीं है, अभी तक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमारे साथ रह रह के हम इनको इस तरफ भी ले आएँ। बेहतरीन डिज़ाइनर है, बल्कि जो इन्होंने भी कपड़े पहने हुए हैं और जो इनके सर्च वाली ने भी पहने हुए हैं वो दोनों इन्हीं के डिज़ाइंस हैं। शी डिज़ाइंस ईस्टर्न भी कपड़े बनाती हैं, वेस्टर्न भी बनाती हैं, और 3D हैंड एम्बेलिशमेंट्स एंड ऑफ कोर्स कुट्योर। बगर अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। ए 3D हैंड एम्बेलिशमेंट है, तो बहुत ही लंबा जाना हैगा की है। व्हाट इज दिस? ये बेसिकली कुट्योर की ही कैटेगरी में आ जाता है। कह लें कि मेरा एक सब डिज़ाइनर ही काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सिग्नेचर जो स्टार्टिंग से है, जब से मैंने ग्रेजुएट किया है PIFT से, वो 3D हैंड एम्बेलिशमेंट फ्लोरल थी। कि एक वो मैंने फ्लावर जो जैकेट में भी आपको, अब जो जैकेट आप देख रहे हैं, सॉरी हम वी आर इस्तेमालिंग यू एज अ मॉडल राइट नाउ, ठीक है ना, माफ़ कर दो मुझे। कोई बात नहीं। आज हम गुफ्तगू के दौरान भी काम करवा रहे हैं। अब जैसे कि आप इनकी जैकेट को अगर व्यूअर्स देखें तो इट्स ब्यूटीफुल, बिकॉज अब आइए मैं आपको ज़रा सा व्हाट आई वांट टू शो इज़ कि ये देखें 3D इफेक्ट ये होता है। एक तो व्यूअर्स फ्लैट होते हैं ना कपड़े, जैसे मैंने जो कपड़े हैं वो बेसिकली फ्लैट है, मतलब वो डिज़ाइन बना हुआ है सारा। ये देखें, ये जो इस तरह करके ये उभरा उभरा हुआ, और ऑब्वियसली ये बड़े ही एक तो कीमती कपड़े इस लिहाज से होते हैं क्योंकि हाथ से ये सारा काम होता है, ऊपर से इसका ख्याल भी रखना पड़ता है। लेकिन अगर अच्छा ख्याल रखे तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सकता है। बिल्कुल, ये वो वाले होते हैं जिनको हम हेirloom पीसेस, बिल्कुल हेirloom पीसेस। अच्छा, मसरूफियात क्या हैं दोनों लड़कियों की आजकल? पहले तो ये जाने ना, उसके बाद आप दोनों से स्पेसिफिक बातें करेंगे। जी लड़की, क्या कर रही हो आजकल? मैं आजकल ड्रामा सीरियल्स कर रही हूँ। आजकल ड्रामा फ़र्क मेरा ऑन एयर है, और
बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी और नवाबजादियाँ, मैनी मोर, लॉट्स ऑफ काफ़ी प्रोजेक्ट, लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आई हैव डन। माशाल्लाह। तो उसके जो अलावा लाहौर घूम रही हूँ। हाँ, लाहौर घूम रही हूँ आजकल। नहीं, शुक्र है लाहौर घूम रही है, तो हाथ ही नहीं लगती मैं हमारे। पूरे महीने के बाद, बल्कि 4 महीने के बाद लाहौर आई हूँ। 4 महीने के बाद आई हो? हाँ, बीच में एक दिन के लिए भी नहीं आई? नहीं, इस्लामाबाद गई थी, लाहौर नहीं आई। लाहौर 4 महीने के बाद आई हूँ सुकून जिन्हें में। लाहौर नहीं देखिया तो जम्मिया ही नहीं पुत्र, तुझे 4 महीने तो जम्मे ही नहीं। टेरिबल बिहेवियर, सीरियसली। वेरी अपसेट विद यू। मैं भी कहूँ ये शो पे आ ही नहीं रही। कुछ 36 दफा मैंने कहा है कि मैं मुन्ना को बुलाओ, मैं मुन्ना को बुलाओ। कहते हैं हाँ वो ट्रैवलिंग कर रही है कुड़ी। वेल डन बेटा। थैंक यू। No, not thank you. You have to come to Lahore and you have to come regularly and you have to come on the show. Anna, जी, आपकी क्या मसरूफियात चल रही हैं? एक तो ये कि सिंस महमूना इज इन टाउन तो हम ज़रा घूम फिर रहे हैं, वारागर्दी कर रहे हैं, हाँ काम कुम वारागर्दी तो नहीं हो रहा। हाँ। और काम का ये है कि साथ साथ आई एम वर्किंग ऑन द ईद कलेक्शन राइट नाउ, तो वो चल रहा है, उसकी डिज़ाइनिंग, स्केचिंग, और फिर उसके बाद अड्डे वालों के पीछे भागना, टेलर, ये वो कट्स एंड ऑल दैट, और फिर साथ साथ शूट भी प्लान कर रहे हैं। ये दोस्ती कैसे हुई दोनों की? फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स थे और अब हाँ। अच्छे, बहुत अच्छे नहीं friends मुझे कहानी बताओ ना। ये तो नहीं होती कहानी कहानी ये नहीं। आई वांट टू नो कि ये दोस्ती हुई कैसे, क्योंकि ये बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है कनीज़े, और उसी के थ्रू हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। हम लोगों ने गेट टुगेदर रखा। मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी और डिफरेंट लोग हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम किसी से इंटरेक्शन कर रहे हो तो मेरे जैसा बंदा वैसे हिचकिचाता है, रिजर्व रहता है। एक इंटरव्यू में इसने लिखा भी ना, कि इसने कहा भी कि लोग सोचते हैं मुझे एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ शाये हूँ। हाँ, ये आपने कहा था ना एक बिल्कुल इंटरव्यू ऐसा ही में। है। अच्छा, और मीटअप था भी बिजनेस मैं कुछ भी नहीं रिलेटेड बोली बीच में। हाँ, और उसका क्योंकि फ्रेंड की कोई और वो थी, स्किन केयर प्रोडक्ट लाइन लॉन्च थी, तो उसने कहा लेट्स हैव अ बिजनेस काइंड ऑफ अ गेट टुगेदर। बेड़ा गरक सार वे हर वक्त ही बंदा बिजनेस ओके। और मैं भी इतनी लेजी हुई हुई, उसने कहा आ जाना घर से, अंडों से उठ जाओ, कुछ नहीं होता। तो खैर हम सारे ऐसे ही करते कराते चले गए, तो वहाँ पे खैर आई मेट मेमूना, और फिर एकदम से और इतना- दोनों ही आवाज़ार थी। दोनों ही आवाज़ार। वो आवाज़ारी अब जैसे जो बेस्ट दोस्तियां होती है वो आवाज़ारी में होती है। हाँ, एग्जैक्टली। कि मैं भी तंग तुम भी तंग, हाँ। चलो आओ दुखड़े और discuss अब ये अब है तो हम कि चड्डी जब बड्डी हो से गए। हाँ तो एक्सक्यूज मी, दोनों कौन सी बाज आती हो? अभी कहा है कि हाँ वो IVM घूम रहे फिर हैं और शूट भी प्लान्ड है। तो आप लोग भी बिजनेस गेट टुगेदर ही कर रहे हो दोनों? नहीं, हमारा हम मिक्स हो शुगर रहा है। करते करते बीच में काम भी हो जाए, हाँ। ये वाला सीन हो अच्छा, एक दूसरे के साथ कितना को काम किया? करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। में सब कुछ। नहीं, पर जैसे कि आपकी शूट्स होती हैं, इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो यू टेक क्लोथ्स फ्रॉम आमना, मतलब हाउ डज दैट वर्क? हाँ, वी आर वर्किंग ऑन दैट के एक तो ये कि ड्रामास के लिए आई एम स्पॉन्सरिंग हर द क्लोजेट, मतलब वार्डरोब वगैरह वो, और फिर उसके बाद ईद कलेक्शन का जो शूट है वो भी मैमूना कर रही हैं, उससे पहले एक और है, मे बी आज ही हो, वो भी यही कर रही है। तो वो मे बी आज हो गया। मेमूना आज आप बिजी हैं, इसके बाद ना मॉर्निंग शो के बाद आपने जाना है इनकी शूट पे। जी। मैंने कहा मैं आपको बता दूंगा सेक्रेटरी एज योर सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, सो ये बताओ कि हम अभी एक डिस्कशन कर रहे थे PCOS और मतलब व्हाटएवर, डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। देखो, यू गाइस आर द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द जेन जी मिलेनियल लॉट के, मतलब मोर जेन जी देन मिलेनियल, कि आप लोगों की तो ज़िंदगी का मेन फोकस होता है कि हमने बहुत बारीक होना है और हमने खाना बहुत कम है और हमने बहुत ज़्यादा वर्जिश करनी है। तो डोंट यू थिंक दैट यू गाइस आर पुशिंग द सेम नैरेटिव जो 10 जनरेशन्स पहले भी चल रहा था कि पतले होना है, और मतलब अपीयरेंस अंदर से जो मर्जी हो जाए खैर वो खैर है। ट्रू। वो अग्री कर रही है, आप डिसएग्री कर रहे मैं हैं। नहीं कर रही, मैं करती ही नहीं हूँ, मैं कोई डाइट नहीं करती, मैं लेकिन ये नेचुरली बहुत ऐसी कम हूँ। खाती है, नहीं, खाती बहुत आजकल मैं कम कम है। खा रही हूँ, वैसे मैं सही खाती हूँ। अच्छा। मैं ऑयल भी खाती हूँ, मैं हर चीज़ खाती हाँ, हूँ। वो मैं नहीं को- है कि उस- पराठा नहीं खाना और वो नहीं करना। वो चीज़ें मेरे में नहीं है, मैं तो सारा कुछ खाती हूँ। इवन कि मैंने वो जिम ज्वाइन किया पतले होने के लिए, लेकिन फिर थोड़े अरसे के बाद मुझे इतनी भूख लगने लग गई, मैं और खाने शुरू हो गई। क्या कम करना था? कानों के बीच में जो मादा है वो कम हो सकता नहीं, है, वो जिसको मेरा हम brain- 56 किलो वजन हो गया था, अब मैंने दोबारा कम किया है। अच्छा, वायरस हो गया था मुझे, उसकी वजह से। कराची में बहुत गंदा वायरस फैला हुआ है, उसकी वजह से वजन दोबारा चढ़ने का किया। वायरस? नहीं, उतरने का। अच्छा। उतर गया उसकी वजह से, तो मैं कराची हेल्दी जाना हो गई चाहिए। थी। व्हाट्स योर ओपिनियन एज अ डिज़ाइनर? देखो,
एक ये भी तो प्रॉब्लम है ना आमना कि डिज़ाइनर्स जब कपड़े डिज़ाइन करते हैं जी तो वो एक बॉडी टाइप के लिए करते हैं, ट्रू सॉरी करते हैं, ट्रू और कम से कम फीमेल डिज़ाइनर से तो मेरी यही उम्मीद होती है कि यार देखो हम सब डिफरेंट हैं, हम तीनों यहाँ जो बैठी हम जो तीनों लोग हैं, इवन हम अगर कनीज़ फातिमा को भी इंक्लूड करें, हमारी शेफ़ को भी, हम चारों की बॉडी टाइप्स इवन दो नन ऑफ अस इज ओवरवेट उस तरह से, बट हम सबकी बॉडी टाइप मुख्तलिफ है। आप लोग स्टिक फिगर्स के लिए कपड़े बनाते हो, हाँ It's a good बिल्कुल question. तो फिर zero. मेरे जैसे लोग वो कपड़े कैसे पहने? एक्चुअली ये भी चीज़ ओवर द टाइम पीरियड आई थिंक चेंज हो रही है। डिज़ाइनर्स भी मॉडल्स थोड़ी चबी लेना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि लोग रियल लाइफ लोग उससे रिलेट कर सकें। और ये मेरे साथ काफ़ी दफ़ा क्लाइंट्स ने भी ये बात की है कि आपका जो फलाना शूट हुआ था और कभी अगर वही जोड़ा मैं खुद पहन लूँ किसी ओकेजन पे तो वो कहेंगे मॉडल को भी अच्छा लग रहा था पर जब आपने पहना था तो ज़्यादा अच्छा लगा था। शूट्स में भी जब हम देखते हैं, अब माशाल्लाह मोना इज अ ब्यूटीफुल फिगर, Yes. लेकिन इट्स नॉट द स्टैंडर्ड फिगर ना, हाँ हर बंदे की ये फिजिक तो नहीं होती। बिल्कुल दैट्स ट्रू। तो जो घर पे खवातीन बैठ के अभी शो देख रही वो हैं, depression यही है। कहेंगे लो जी चलो वेरी गुड, आपस में ही पहनते रहे सारे कपड़े, हम हमारे बिल्कुल। मिजाज का। तो बल्कि आपके कुछ वार्डरोब कुछ आउटफिट्स भी हमारे जी, पास जी, है, मैं चाहूँगी वो बिल्कुल। तस्वीरें भी देखें और थोड़ी सी हम उन पे डिस्कशन भी जी, करें। जी, ये देखें जैसे कि ये आउटफिट है, यस ये आपने खुद पहना हुआ है ना? हाँ ये मैंने खुद पहना हुआ है और ये क्या कहते हैं एक ड्रेस था लॉन्ग लाइक लिटिल मरमेड बट नॉट ज़्यादा बॉडी हगिंग नहीं था और साथ ऊपर केप था एंड अगेन 3D आपको इसमें भी नज़र आ रहा तो ये होगा। किस मौके पे पहना था? ये था बारात का फंक्शन था बट फैमिली फ्रेंड्स थे, इतना कोई क्लोज वो नहीं था बट आई थिंक कवाली पे आप पहन सकते हो किसी या और देखिए बारात अच्छी को। बात सबसे ज़्यादा ये है कि इट्स नॉट रिवीलिंग, ये जी, बिल्कुल। मतलब हल्का सा आपको ऑब्वियसली बाजू नजर आता है, Sheer बट इतना है तो वो तो वैसी नेट के बाजू में नजर आ हाँ जाता जी है। बिल्कुल बट वेरी वेरी नाइस एंड ब्राइट। ब्राइट क्योंकि अभी ट्रेंड्स थोड़े ब्राइट कलर्स की तरफ दोबारा जा रहे हैं। बीच में आया था बिल्कुल एक पेस्टल एरा। अच्छा ये पेस्टल में हम आ गए। जी ये लास्ट ईयर की लॉन कलेक्शन थी, उसका था एक्सपेरिमेंटल एक गाउन अच्छा और जो कि मैंने लॉन के दुपट्टे उठा के उससे बॉडी और पेप्लम को बनाया था और फिर साथ नीचे नेट्स ऐड करके और वो करके कि एक्सपेरिमेंटल लॉन का वो डिज़ाइन था जो कि लोगों ने ऑर्डर भी किया, जैसे बर्थडेज के लिए ब्राइडल शावर्स के लिए लड़कियां करती हैं अपने उस तरह के ओकेजन्स के वेरी लिए। नाइस। तो वो एक लॉन की कह लें रिसाइकलिंग हो गई एंड एक थोड़ा फ्रेश सा ये हम वो उसकी मिल गया। एक और इमेज देख रहे हैं, जी। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ओके नेक्स्ट अप, This अच्छा, was also ये तो लॉन की Lawn, कलेक्शन ही थी जी, आपकी। अच्छा एक बात बताओ, एक वक्त था जब मतलब जैसे कि आपने प्रिंट पहना, आपकी शर्ट प्रिंटेड है, आपका दुपट्टा जो है वो प्रिंटेड है बट ट्राउजर जो है वो प्लेन है। फिर हुआ ये कि शर्ट एंड ट्राउजर जो है वो प्रिंटेड हुआ लेकिन दुपट्टा प्लेन हो गया। बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं हो गया आमना? बहुत ज़्यादा प्रिंट और अब तो आई थिंक के स्लोली निकल रहा है, ये लॉन में से तो निकल चुका क्योंकि है। जान हर बंदे को वो भी नहीं सूट करता ना, नहीं टू मच करता। हो जाता है। और जो सॉलिड्स में और प्लेन कलर्स में एक आपकी ग्रेस आती है ना, आई वाज आल्सो रीडिंग दिस आर्टिकल जो किसी बाहर के मैगजीन का था कि अगर आपने अपने आप को एकदम से लैविश और आउटस्टैंडिंग लुक देनी है ना, कुछ भी ना करो, एक रंग का जोड़ा पहन लो बिल्कुल सही है। एंड इट डज गिव यू अ वेरी मतलब एकदम से आपकी रीगल लुक आ जाती है। यू नो व्हाट, विंटर्स में तो आपने सॉलिड कलर की शलवार कमीज बनाई, जी। साथ में आपने 4 मुख्तलिफ किस्म की शॉलें उसके साथ पहन ली, 4 मुख्तलिफ आउटफिट्स हो गए। सही बात आमना है। तो बल्कि मेरे से तंग पड़ गई। आमना प्लेन है, सिंपल है। हाँ इसको तो सिंस ही मेरे साथ ये भी रह रही है तो जब कुछ पहनने की बारी आती है कहीं जाने की तो मैं मुन्ना क्या पहनना है, जी कुछ सिंपल। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो नीचे पहना हुआ है ना इन्होंने अपनी जैकेट के, ये इसका अपना ही होगा। अपना ही है ना? काइंड ऑफ ये कुछ और है और Kind शर्ट कुछ और है, राइट के रॉन्ग? राइट ये पूरा आउटफिट नहीं है। राइट मुझे देखते ही समझ आ गई थी कि ममूना ने Cover अपनी up ही हुआ। लुक्स डाली है बीच के अंदर, हो नहीं सकता कि आमना ने ये इसको पहनाया। बट यू सी आई वुड हैव डन द सेम थिंग, यस आई वुड हैव worn what you're wearing or what she's wearing। अगर Yes. इसके साथ नीचे कुछ फ्लाउंसी सा होता तो मैं ना पहनती। जान गई है मुझे। दैट्स ट्रू। एक्चुअली फ्लैटरिंग भी ज्यादा होता है। सही बात है। सॉलिड के Classy. ऊपर शी पुट दैट जैकेट ऑन, इट Yeah. एलिवेटेड इट। अब यही वाली जैकेट अगर टैंक टॉप एंड जीन्स के साथ पहनेगी तो वो वो डिफरेंट भी एलिवेशन हो जाएगी। दैट्स ट्रू।
मैंने ये भी अभी आपसे पूछना है आफ्टर सीन योर आउटफिट्स कि कौन सी चीज़ें स्टेपल आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए, और इसमें मुझे आप दोनों की ओपिनियन चाहिए बिकॉज यू ड्रेस वेरी वेल एज वेल मेमूना वेदर यू वेयरिंग आमना's क्लोथ्स और नॉट। अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कभी अच्छा चले कौन सी चीज़ें, आप समर जैसे कि आ रही है तो कौन सी चीज़ें हर लड़की की हर औरत की वार्डरोब में होनी ज़रूर चाहिए। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। वाओ, ब्राइडल है और एज यू कैन सी वलीमे वाले कलर्स हैं, और इसमें भी 2D प्लस 3D एम्बेलिशमेंट एंड वो रफल्स और उस तरह का इफेक्ट है। एंड अब अगर ये मेमूना ने पहना होता तो इसे चला नहीं जाना था, इसने अड़ जाना था एक ही जगह पे, राइट के रॉन्ग? Absolutely right. इतने ज्यादा बोझ नहीं उठाया जाना था। आप तो एस्ट्रोलॉजर बन गई हैं। नहीं, अब इतनी तो मुलाकात हो गई है एंड आई हर्ड enough about you, and honestly आज जब आप शो पे आ रहे थे तो I like to do a little bit of research before I have people on the show, even if they're my बच्चास। So interesting, ये लॉन का है ये ना? भी लॉन का है लास्ट ईयर। ठीक है, शूट थी की कहाँ पे थी? बैकग्राउंड बड़े मजे के हैं। लाइब्रेरी थी इधर ही पास में। कायदे आज़म लाइब्रेरी? नहीं कायदे आज़म पंजाब लाइब्रेरी। पंजाब लाइब्रेरी, ठीक है, ठीक है, पंजाब ठीक है। लाइब्रेरी। सो आई मीन द पॉइंट इज जनरली आई सी दैट कुछ आप ट्रेंड्स को भी फॉलो करते हो और कुछ बिल्कुल ही अपना स्टाइल का अपना मुख्तलिफ taste। काम करते हो। सो आई वांट टू आस्क यू ना वो उसके बारे में भी, बट कौन सी चीज़ें हर बंदी की वार्डरोब में ज़रूर होनी चाहिए? अब मैं एक्ट्रेस मॉडल की नहीं बात कर रही, मैं आम हर बंदे के पास होनी चाहिए सेफ साइड पे होने के लिए। बिल्कुल। हर बंदे के वार्डरोब में डिसेंसी आई थिंक होनी चाहिए, और समर्स हैं तो लाइट कलर्स यूज़ करने चाहिए ताकि आंखों को ठंडक पहुंचे, और वैसे भी लोगों को ना ब्राउन, हाँ मस्टर्ड एंड ब्राउन की कॉम्बिनेशन सूरज के light साथ colour मुकाबला तबीयत है। खराब होनी शुरू हो जाती है। सही बात है। कलर्स का बहुत इफेक्ट होता है हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे अंदर के मिजाज पे भी, तो हमें उस हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, मौसम के हिसाब से लाइट कलर्स पहनने चाहिए समर्स में। बिल्कुल सही। ओके, एज अ डिज़ाइनर एज अ डिज़ाइनर मैं ये कहूँगी, एक तो अ पेयर ऑफ गुड जीन्स जो भी आपकी बॉडी टाइप को सूट करती है। ऑन द गो आपने कहीं भी जाना है, प्लीज सस्ती मिल रही थी, सेल पे थी, वो ना करें। 1800 रुपए की थी, नॉर्मली 10,000 की होती है, तो मैंने ले ली। वो 1800 की इसलिए बिक रही है क्योंकि 10,000 रुपए कोई उसको खरीदना चाहता नहीं था, बिल्कुल सही और बात। शायद वो उसमें कोई इशू था जो लोग नहीं लेना चाहते। बिल्कुल। तो अगर वो जीन्स आपकी बॉडी टाइप के लिहाज से लाइक फिट उसका अच्छा नहीं है ना, तो आपके लिए फिर वो किसी काम की नहीं है, चाहे आपने जितने। एक चीज़ जो ख़वातीन बहुत करती हैं, वो जो अब आजकल एवरीवनस वेयरिंग दोस टाइट वाली जो स्किनी जीन्स है, Yeah. ठीक है ज़रूर पहने, लेकिन अगर आपकी बॉडी को सूट करती हैं तो अगर आपकी बॉडी को सूट नहीं करती हैं तो वाई आर यू वेयरिंग फसी फसी वो वाली Exactly. जीन्स? देखें वेट पे भी डिपेंड करता है, बॉडी टाइप पे भी Height करता है। अब कुछ लोगों की थाइज में सेल्यूलाइट ज्यादा होता है, बिल्कुल। जब वो स्किनी जीन्स पहनते हैं तो वो बम्प्स बनने शुरू हो जाते जी, हैं टांग पे। वो चीज़ पहननी चाहिए जो आप पे सूट करे। सूट करें। बट ऑब्वियसली आपकी बॉडी है, आपने जो करना है करें, बट फ्रॉम अ डिजाइनर एंड फ्रॉम अ सेलिब्रिटीज पॉइंट ऑफ व्यू, जीन्स एक पैर रखें, बेशक एक पैर बिल्कुल, रखें, लेकिन वो बिल्कुल। रखें जो आपको सूट करे। सूट अच्छा, व्हाट एल्स? और वाइड लेग अब जिस आजकल चल रही है Bootleg वो type मैंने नोट किया है कि मोस्टली हर किसी चल को सूट जाती करती है। हाँ, सूट कर जाती है। वो आप रख लो। नाइस पेयर ऑफ टी शर्ट, वाइट हो या ब्लैक, जो भी आपको पसंद है वो होना चाहिए। एक अच्छा जंप सूट, अगर आप वेस्टर्न अटायर में रह रहे हो तो वो आप काफ़ी चीज़ों के साथ पेयर अप पेयर डाउन कर सकते हो। लाइक लुक आप अपनी नाइट की लुक है उसको ज्वेलरी के साथ इन्हांस कर लो, डे टाइम है तो मिनिमल करके भी आपका वो चल जाएगा। और उसके अलावा शलवार कमीज़ की बात की जाए तो आई थिंक कि सॉलिड कलर्स में, पेस्टल्स में आपके पास 2-3 कुर्ता एंड ट्राउज़र्स हों, सेम मैचिंग सेपरेट्स, तो वो आपकी वार्डरोब में ज़रूर होना चाहिए। और एक वो स्टैंडर्ड, एक वाइट ब्लैक एंड ब्राउन, एक वाइट ब्लैक एंड बेज में आपके पास ट्राउजर जरूर हाँ, होने चाहिए। ट्राउजर, बिल्कुल। वो जरूर, ट्राउजर से मुराद वो जो हमारी शलवार के ट्राउजर्स होते जी, हैं, जी, बिल्कुल। क्योंकि आजकल आपको शर्ट्स मिल जाती हैं, रेडी टू वेयर कुर्ता रेडी टू वेयर मिल कुर्ता जाता है। मिल जाते हैं, उसके साथ आपने पहन लिया। बिल्कुल। असल में ये जो हमारी आदत है ना व्यूअर्स, अलमारियों को तोड़ना है। हाँ, 15 वो बैग important रखे है। हुए हैं, 15 में से 15 नहीं पहनने, भाई 2 अच्छे बैग ले लो बिल्कुल। और उनको यूज कर लो, बिल्कुल। रादर देन 15 चीजें रखो जो आपने ना पहननी है, Use ना ही आपके नहीं किसी काम करनी। की नहीं है। बिल्कुल। आई एम ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी, बट आई गेस दैट्स व्हाई पीपल थिंक आई एम लिटिल बोरिंग आल्सो, बट खैर नहीं, बट यू आर राइट अबाउट दैट थिंग, क्योंकि यही होना चाहिए। देखो एलिगेंट कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाता। एग्जैक्टली। ये जो क्लासिक जो लुक्स होती हैं दे वर्क, एंड द पॉइंट इज आप देख रहे हो कि इस वक्त हम सब ने जो है, हम तीनों ने
कोशिश यही की है कि एक, जैसे कि मुझे भी आज नहीं समझ आ रही थी, मेरा दिल था कि सो मैंने एक सॉलिड, ये मेरे पास करके वो, कमीज और हाँ, ये ट्राउजर था, जी। ठीक है, डिजाइनर का, मैंने अपना दुपट्टा साथ लगा लिया, And वो it's चेंज looking हो गया। beautiful. अब अगर मैं इसी को विदाउट दिस दुपट्टा पहनती हूँ तो वो डिफरेंट लुक हो जाती है। सो इट जस्ट डिपेंड्स, आई मीन थोड़ा आप अपनी वेरिएशन ऐड कर दें, थोड़ा वो कर लें और अपना स्टाइल का छट्टा डाल दें, हाँ, एंड यू गुड टू गो। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन आप कैसे पिक एंड चूज करके पुट टुगेदर कर लेते हो पूरी लुक को अपनी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मुल्क की एक बहुत ही ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे साथ होंगी। वैसे तो दो वैसे ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड यंग लोग हमारे साथ हैं, बट समबडी हु इज़ एन एस्टैब्लिश्ड नेम इन द इंडस्ट्री, बेहतरीन सिंगर है, उनका गाना सुनते हुए ब्रेक से आएंगे। क्या बात है, दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सायरा अरशद साहिबा। अच्छा, हम एक दूसरे को इशारे का मतलब, तू जा वेरिया, वो उसको इशारा करे जा, वो फिर मुझे इशारा करे तू जा वेरिया। मैंने कहा हम जिसकी बिस्ती खराब करना चाह रहे उस तक बात नहीं पहुंच रही, हम आपस में एक दूसरे को जा वेरिया जा वेरिया जा वेरिया। नहीं, आप सब लोगों ने एंजॉय किया, बहुत बहुत थैंक यू। क्या आपको अच्छा लगा? भाई हमारे नहीं, ये तो इट्स गाना ही माय आपका है। फेवरेट ये सॉन्ग, तो इनका शी favorite नोज। song है। जब आती है मैं सायरा पहले मेरा फेवरेट सुनाना, उसको जो मर्जी करना है। भाई मुझे बड़ी चीज़ें याद आती हैं और वो उस पर हम बात नहीं कर सकते टीवी पे, तो दिल ही दिल में हम ये बातें करेंगे। पुरानी सहेलियों के साथ मिलके प्रॉब्लम होती है। अच्छा आओ ना जरा बैठो, मैं जरा व्यूअर्स को बताऊं ना कि ये लड़की जानते तो सारे ही हैं, हमारे मुल्क की सुपरस्टार है माशाल्लाह, शी इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर। लेकिन एक चीज़ जो इंडस्ट्री के लोग जानते हैं लेकिन हमारी आवाम नहीं जानती, विच यू गाइज प्रॉब्ली डोंट नो ऑल्सो, दो चीज़ें जो सायरा करती हैं। एक, सायरा यंग टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। खुद तो सिंगर हैं सो हैं, लेकिन अगर कोई यंग फीमेल सिंगर, कोई यंग मेल सिंगर आए और कहे कि आप ही हमें चांस नहीं मिल रहा, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो ये लड़की विच आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं देती बल्कि उनको हेल्प करती हैं, उनके साथ गाने डेवलप करती हैं और उनको गाने बनवा के देती हैं, बिकॉज नहीं अफोर्ड करते। बिल्कुल, यू नो व्हेन यू कम इनटू दिस फील्ड एज अ डिजाइनर आल्सो, आमना, जब आप आए होगे तो कितने टफ टाइम होता है ना, स्ट्रगल करना पड़ता है। माँ बाप से तो नहीं, अब एक स्टेज के बाद बंदा नहीं कह सकता कि जी हेल्प कर दे या करा दे। हम सब जो चारों यहाँ पे, बल्कि पांचों इंक्लूडिंग कनीज फातिमा, हम सब इंडिपेंडेंटली अपना कमाते हैं, अपना करते हैं। बिल्कुल, उसमें से किसी और के करियर को बनाना बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी। सेकेंड थिंग दैट शी डज, बहुत से NGOs के साथ लोकली एंड इंटरनेशनली, लोकल NGOs को इंटरनेशनली ले जाके उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स को पैसे दिलवाना, इवेंट्स करना, शोज करना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, और जैसे तैसे भी वो जो गिविंग बैक वाला कॉन्सेप्ट है। You see, people know her as बबली, सारा आई, मजाक किया, ही हा की, छेड़ाछाड़ी की, निकल गई, बट लोग ये नहीं जानते कि इसकी एक बहुत ही प्यारी इंसान दोस्त एलिमेंट है। गलत कहा कि सही कहा बाजी? नहीं, एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक यू सो वेरी मच जुगन जी। आपके साथ बहुत पुराना, बहुत प्यारा एक साथ है, और परवरदिगार से दुआ है कि ये साथ हमेशा बना रहे। आमीन। और आपके लिए भी, जितने भी हमारे प्यारी फ्रेंड्स बैठी हैं, इनके लिए भी बहुत सारी विशेज़ हैं, प्रेयर्स हैं, बहुत आगे जाएं, बुलंदियां इनको मिलें, कामयाबियां मिलें। आमीन। तो क्योंकि मैं बेसिकली मैंने खुद बड़ी स्ट्रगल की है लाइफ में, खुद स्ट्रगल को बहुत देखा है बचपन में से, मतलब मदर फादर रिलेटेड टू म्यूज़िक फैमिली। सो आई विश कि जो नए आने वाले हैं उनको वो मुश्किलात ना देखने पड़े जिनको हमने फेस किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ लोगों को प्रमोट भी करती हूँ, सपोर्ट भी करती हूँ, फिर अपने टैलेंट को मुल्क से बाहर भी लेके जाती हूँ। बहुत अपने ज़्यादा मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में मैं लेके गई हूँ अपने टैलेंट को। कराची से लेके, यानी पूरे पाकिस्तान से मैंने आर्टिस्टों को तकरीबन 16-17 सालों में, बहुत सारे, पाकिस्तान की बेटी बन के, पाकिस्तान की सफ़ीर बन के मैंने बहुत सारा अपने मुल्क के लिए काम किया है, कर रही हूँ। और आखिरी ख्वाहिश भी यही है कि अपने मुल्क के लिए ही कुछ करते हुए आखिरी सांस भी जब तक है, इस मुल्क के लिए हम अब काम करें। बट आजकल मसरूफियात क्या हैं? और ड्रामों पे काम कर रही है,
और फिर उसके साथ शूट करनी है। ये वाली लड़की जो है ये ईद कलेक्शन पे काम कर रही है। अच्छा, माशाल्लाह। तो इनका तो, और उसके तो 8 करोड़ प्लेस हैं इस वक्त ऑन एयर और होने वाले, तो इस वजह से अगर उन सब की बात की तो हम बेहोश हो जाएंगे। इनको मैंने क्लियर कर दिया आपके आने से पहले, क्योंकि आपका काम शुरू हुआ तो फिर हम में से कोई नहीं बोल पाएगा। तो अब अपने काम का बताएं। ऐसा नहीं है। गाना कब आ रहा है अगला, पहले मुझे ये बताओ, पहले काम की बात करो। इंशाल्लाह ये ईद के ऊपर वीडियो नया रिलीज हो रहा है। 4 गाने मेरे जो है वो वीडियो रिलीज हो रहे हैं। 4? हाँ, यस, अमेजिंग। नए सॉन्ग जो है वो आ रहे हैं इंशाल्लाह, धमाका। वो भी साथ साथ जाहिर है ये भी कर रही हूँ, साथ में टूर्स भी चल रहे हैं। अभी भी मैं कनाडा में थी और ये टूर बना के आए हैं ईद का। इंशाल्लाह ईद पे फिर तकरीबन 12 से 15 लोग हैं, उनकी टीम है, उनको लेके फिर पूरे वर्ल्ड में हमने जाना है इंशाल्लाह। तो मेरी बहुत प्यारी आर्टिस्ट बैठी हुई हैं, मैं बहुत पसंद करती हूँ आपको। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और पता है बहुत मेमुना ने फ्लर्टी रोल करती हैं बहुत फ्लर्टी रोल ये करती हैं। मुझे बड़ा अच्छा, मजे की बात बताओ। बाय नेचर वैसे वो सायरा, वो मेमुना एक्टी की है मजे या की बात बताऊं, इतनी ये शर्मीली और चुप लोग सोचते हैं Really? इसको, इससे अपने मैंने भी थोड़ी देर पहले ये बात शेयर की कि एक इंटरव्यू में इसने मेमुना ने घूम के कहा कि मुझे लोग सोचते हैं कि मुझे कि आपके बारे में सबसे ज्यादा गलत सोच लोग क्या रखते हैं। Exactly, तो कहते हैं negativity। लोग ये सोचते हैं कि मुझे बहुत एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, मैं असल में शर्मीली हूँ। तो प्रॉब्लम ये है, तो हमारा बच्चा शर्मीला है और लोग सोचते हैं, बट जो इसकी पर्सनालिटी है उससे हमेशा ऑपोजिट रोल। बट रियली नॉट फॉर्मेलिटी, सच आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने देखा एक आध एपिसोड, बट नेगेटिविटी रोल आपने बहुत ज़बरदस्त निभाया है। Thank you so और आपके लिए सच में मेरी बहुत सारी विशेज़ हैं, प्रेयर्स हैं। मैं समझती हूँ कि 8 मार्च को जो डे मनाया जाता है, जैसे पिछले वीक हमने मनाया है, तो मेरी ये विश है कि ये एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड हमें करना चाहिए। ये नहीं है कि साल के बाद 8 मार्च आ गया और औरतों के लिए कुछ करना चाहिए, याद आ गया कि हाँ, याद आ खवातीन गया भी होती हैं। कि जी ठीक है, तो हमें करते रहना चाहिए अपनी माओ के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, जिसको भी नीड है जिस चीज़ की भी, तो वो हमें करना चाहिए। वैसे भी वो जैसे जैसे मामलाते ज़िंदगी, बहुत फैशन आगे बढ़ चुका है, इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है, इसी तरह से नीचे जो पुअर लोग हैं उनकी भी बहुत सारी मतलब चीज़ें जो हैं वो बढ़ चुकी हुई हैं, मसाइल हैं बहुत सारे। मैं बहुत ज़रा जगहों पे जाती हूँ, विजिटेड करती हूँ, जो कराची है, मिट्टी है, हैदराबाद है, यहाँ भी जाती हूँ, इस्लामाबाद गई हूँ, वहाँ मेंटल हॉस्पिटल गई हूँ। और जो इस टाइम एनवायरनमेंट है, तकरीबन कोरोना का जो शॉक लग चुका हुआ है एक्सपोज, उसके भी अभी तो हम इफेक्ट्स जो उसी से हैं रिकवर कर रहे हैं। नहीं रिकवर हो पा रहा। जिनकी फैमिली है डैमेज, देखें एक घर का कमाने वाला होता है, 8 खाने वाले होते हैं, तो जिनका फैमिली मेम्बर ही सरबराह ही ना रहे, उसके लिए फिर कितनी मुश्किलात होती हैं अपने फैमिली को हैंडल करने के लिए, ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए। सो मेरी कोशिश है कि मैं जैसे चेन बाय चेन, आज ये है, ये भी मेरा हाथ, वो भी मेरा हाथ है। आप तो खैर अल्लाह करे मेरा बहुत बड़ा हाथ मैं है। तो जब भी मार के खड़ी हूँ, हाँ वही ना, आप तो वो गले लगा हाथ के पे मुझे बात रहती खत्म हो। करना चाह रही है, हाँ। तो इंशाल्लाह मिलके हमने जितनी भी मतलब हमें अल्लाह पाक ने अगर कोई जगह दी है, स्टेटस दिया, लेवल दिया, तो हमें चाहिए कि हम अपने से नीचे दर्जे के जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। अच्छा, एज अ फाइनल क्वेश्चन फॉर एवरीवन, यस यस मैं प्लीज। ये जानना चाहूँगी, आई स्टार्ट विद यू मेमुना, बीइंग अ यंग पर्सन इन द इंडस्ट्री, क्योंकि देखो आप दोनों, हम दोनों के एक तरह से जूनियर्स ही हो, राइट, इन द फील्ड ऑफ मीडिया। सो क्या पैगाम, क्या मसाइल, क्या ऐसी चीज़ है जो चेंज हो सकती है, जो हम ख़वातीन के लिए काम करना आसान कर देगी? Do you understand what I mean? Because constantly something or the other, कभी बॉडी शेमिंग हो रही है, तो कभी कभी तो सैलरी शेमिंग भी हो रही होती है। मेमुना को क्यों 15 लाख रुपए मिल रहे हैं ड्रामे के? वो जो 7 वाला एक्ट्रेस को तो 8 लाख मिल रहे हैं। ओ भाई, हर जगह पे तुम लोग हम लोगों से ज्यादा ले लेते हो पैसे, अगर कहीं मीडिया में या 1.5 जगह पे हमें जरा ज्यादा पैसे मिल भी जाते हैं तो उस पर भी गिले। सो यू नो, मनी शेमिंग, फैट शेमिंग, फेस शेमिंग, हाइट शेमिंग, एजुकेशन शेमिंग, कौन सी शेमिंग हमें नहीं फेस करनी पड़ती? मेमुना, व्हाट वुड यू लाइक टू से? हमारी सोसाइटी कुछ इस किस्म की है कि पता नहीं हम इन चीज़ों से निकल ही नहीं पाते हैं। इवन के मेरे कज़न्स में भी ये जेलसी फैक्टर हमेशा से रहा है। अब मैं ऑन स्क्रीन बोलूँगी तो सबको बुरा लगेगा, लेकिन मेरी कह देना, मैं रिकॉर्ड करके चला दूँ। बात तो वही हो जाएगी, बोले आप। उसका तो दिल रह जाएगा ना मेरे बच्चे का। इवन के हम साथ खेलते थे और साथ पले बड़े हैं, उसके बावजूद एक मुझे नफरत सी फील होती रही है उनके दिलों में अपने लिए, या जेलसी सी फील होती रही है। मुझे आज तक समझ नहीं आई किस बात पे, बॉडी शेमिंग या स्टडी से जेलस होना या व्हाटएवर। यार
इन चीज़ों से हम कब बाहर निकलेंगे? शेम ऑन अस फॉर दिस। व्हाट बेसिकली आई गेस मैमूना ये कह रही है कि हम अपने ख़ानदान वाले ही एक दूसरे का साथ नहीं देते, तो बाहर वाले क्या देंगे? बाहर वाले क्या देंगे? अगर देखिए बाहर की दुनिया में पता है क्या होता है, लोग काम करते हैं, औरतों को चलो लोग जो भी कहते हैं, जिस भी जो भी चीज़ करते हैं, घर वाले ना चट्टान की तरह साथ खड़े होते हैं। इधर घर वाले नहीं साह लेने देते हैं, हम सॉरी खाला फुफ्फो चाची बहन भाई ये बड़े करीबी रिश्ते होते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि और औरत बहन के की बेटी किरदार तो पे वैसे सबसे ही अपनी ज़्यादा बेटी होती है, मासी को तो और हम मासी फैमिली ही कहते हैं। आपकी बैकबोन बनती और औरत है। के किरदार पे सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी में उंगली उठाई जाती है, जबकि हमारा ये इस्लामिक माशरा है, ये इज़्ज़त और ये तहफ़्फ़ुज़ है हमें हासिल। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मैसेज। जी हाँ मैम, क्या कहा? मैं भी ये चीज़ कहना चाहूँगी कि एक तो जब उनको लोगों को पता चलता है फैमिली या आउट ऑफ फैमिली के मीडिया में, फैशन में या एक्टिंग में या मॉडलिंग में कोई लड़की है, तो वही मैमूना वाली बात एक तो ये होती है कि कैरेक्टर पे बात ज़रूरी नहीं कि फैमिली वाले ही, लेकिन बाहर वाले भी जजमेंटल हो जाते हैं एक वर्किंग वुमेन को लेके वैसे ही। और अगर फैशन इंडस्ट्री में है, बी इट एक्टिंग, मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग व्हाट्सएवर, तो वो कहेंगे कि ये तो पता नहीं इसका क्या लाइफस्टाइल है और ये तो क्या सही लड़की ही नहीं है। और फिर जब शादियों के ऊपर बात जाती है तो वहाँ जाके भी लोगों को वर्किंग वुमेन से इश्यूज होते हैं। पहली डिमांड आती है जी शादी के बाद काम नहीं करना आपने। एक ये एक्सेप्टेबिलिटी हमारे मुआशरे में प्रॉपरली नहीं आ पाई अभी तक। बिल्कुल सही कह रही हो आप आमना, एंड द पॉइंट इज इट इज़ वेरी वेरी सैड। एंड सायरा और मैं तो पुराने पापी हैं इस फील्ड के, तो नहीं पुराने पापी हैं इस फील्ड के, इन लोगों को तो अभी ये बातें सुननी पड़ बेचारे रही हैं अभी पिछले start कोई हुआ है ना 5-10 इनका मामला। यू नो अ फ्यू इयर्स। हम लोग तो कब से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं। यू नो व्हाट, आई थिंक सायरा बेहतर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा एटीट्यूड, जब कोई मेरे सामने बोल रहा था ना उसको देखो उसकी बेटी है उसकी बेटी वो, मैंने कहा बुरी मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना, ऐसा करो कि उसके जितने पैसे वो अर्न करती है ना अपनी जॉब से तुम दे दो, तुम वो पैसे दे दो, उसकी रोजी रोटी उसका घर शहर सारी चीजें तुम मैनेज कर लो, यस छोड़ देगी वो काम। अल्टीमेटली इंसान अगर शौक के लिए कर रहा है वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन बहुत से लोग पैसे की जरूरत के तहत काम करते हैं। नो वन इज गोना पे योर बिल्स, तो कोई आपके बिल्स नहीं देगा, बिल्कुल। लेकिन आपके बारे में बड़ी नास्टी और बुरी बुरी बातें जरूर करेंगे। सारा जी आपका पैगाम लोगों के लिए? मैं तो यही कहूँगी कि कॉम्पिटिटर इंसान की लाइफ में होना चाहिए, होना चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए। हाँ नहीं यार, कॉम्पिटिटर होना चाहिए, भले अच्छा। क्यों, वो आपको निखरने का मौका मिलता है। मैं इसको इस नज़र से लेती हूँ। देखें जिसकी जो सोच है आप उसकी सोच को बदल नहीं सकते। उसने लो जी फैशन कर रही, लो जी तंग पजामा पहन ले, लो जी टाइट सलवार लो जे हम तीन रंग लाए ने अखा देते आते ही सायरा को मैंने पकड़ा, मैं कहा आंखें दिखाओ, कहती क्यों? मैंने कहा तुम हमेशा बहुत से रंग लगाती, तुम देखे कितने, इस बार 3 है, मैंने गिने 1 2 3। अच्छा हाँ, मैंने कभी बता दो, हमेशा जब भी मैं आई हूँ ना मेरी आईज पे गौर होता है कि कितने कलर लगाए मैंने हैं। आपको क्या कहा था, एक आपकी और मेरी एक और सहेली है इस फील्ड में सिंगिंग कितने में, कलर उन दोनों लगाए की हैं? बहुत, दे ऑलवेज इट लुक्स लाइक किसी प्रोफेशनल से जाके कलर खुद करती हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि होना चाहिए, और अच्छा है कि जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं है वो उनको ये कुछ करते करने हैं के कि लिए मिल जेलस जाता होते है। हैं, ठीक है ना, हसद करते बिल्कुल। हैं। और ये कोई नेवर एवर के न्यू वर्क नहीं है। ये देखें जरा इसकी तारीख कहाँ से चली, जहाँ से ये चला आ रहा है ये ख़त्म नहीं हो सकता। हम किसी के लिए अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते, हमें कैरी ऑन रहना है। हम बेस्ट से बेस्ट जो अपनी क्वालिटी, अपनी बेस्ट से बेस्ट अपनी जो वर्क है हमारे अंदर, हमें वो निकालना है। और औरत को भी हक है जीने का। बिल्कुल औरत को हक है, औरत को तो हक है, और इस दौर में तो औरत ही तो जी रही है मेरे ख्याल में। तकलीफ दे और अभी भी अगर गिला है आपको तो यकीन जाने आप गांव में विलेज में जाएं, आपको पता चल जाए कि चुन्नी के बगैर जो है ना तो कई डेथ हो जाती हैं। तो हम तो इतने लोग यहाँ पर इतने आज़ाद घूमते हैं सब कुछ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर चीज़ें बैलेंस में चलें, अगर चीज़ें बैलेंस में चले, जहाँ पे मुकाबलेबाजी ना हो मर्द और औरत के बीच, बिल्कुल। हाँ आप अपनी फील्ड में एक दूसरे से compete करें, लेकिन मर्द और औरत के बीच का ये जो कंपटीशन होता है ना, अना का ये कंपटीशन, और अना का अना का। कंपटीशन, बेटा जो है वो रात के 2 बजे जॉब से आ रहा है तो सारे फर्क उठे में नहीं कि हाय पड़ेगा। उन्हें खाना हाँ, खिलाओ या हाँ। करो, कुड़ी 8 बजे घर आ रही है वो तो उन्हें उसका कह रहे को फर्क टाइम है घर आने दा, हाँ। जाओ अपने कमरे में दफा हो जाओ, खाना खाने की जरूरत सही नहीं। बात मतलब है। ये वाले डिफरेंसेस अगर हम ना क्रिएट हालांकि करें, उसके साथ ज़्यादा नरमी से पेश आना चाहिए, उसका ज़्यादा एक एहसास लड़की करना चाहिए, एक होते हुए। लड़की का। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। वक्त कम था और मुकाबला सख्त था, और सायरा मैं जी आपसे आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बड़े कम टाइम में
बड़े शॉर्ट टाइम में। एंड पे भड़ास निकलनी शुरू हुई थी। एंडिंग हाँ, पे मज़ा जो है, आना शुरू हुआ मुझे और शो जो खत्म। साथ जो है ना आपका, मेरा आपका साथ बड़ा पुराना है और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस प्रेयर्स आपके साथ हैं, ऑलवेज ऑलवेज। आप जितनी best of क्यूट हो, luck, ये जितनी जो आप- स्वीट हो, नहीं नेवर एवर फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, बट वो जो एक इंटरनेशनल टूर आप करने जा रहे हो वो बहुत बड़ी चीज़ है और आप बहुत आर्टिस्ट को तो लेके जा रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया जो आपने लोग लेके घूमना है और आपने पैसे रेज करने हैं। मैं आपको अपनी तरफ से और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से गुड लक कहना Thank you, चाहती thank you हूँ so और much, so दुआ very के much, साथ thank you so very आपको much. रवाना करेंगे कि आमीन। आपको अल्लाह ताला आमीन। कामयाबी दे और आप इतने पैसे रेज करें कि जो उन लोगों की ज़रूरत है वो इंशाल्लाह। और उससे बढ़ के पैसे इंशाल्लाह पूरे हों। इंशाल्लाह। पीटीवी मेरा घर है और यहीं से मैंने शुरुआत की। और कई वापसी साल- पे फिर आके हमें अपडेट भी देनी है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा आके और बड़ा मज़ा आया आपके साथ। मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, इनको भी बहुत लाइक करती हूँ। इनको Thank तो you so much. बिल्कुल भी लाइक कर करती ही ही लेता है नहीं हूँ। बंदा मजाक। अपना ही भाई है एंड ऑफ कोर्स उसको भी लाइक कर लें जिसने खाना पका लिया। नहीं जी, क्या बात है, वो तो हमारा मतलब माशाल्लाह जी। क्या हाल है जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। आपके लिए बेस्ट विशेस हैं, प्रेयर्स हैं। Thank you. बहुत कामयाबी आपको भी मिले, आगे Thank जाएं you so much, और आमीन। इंशाल्लाह किसी ना किसी को टूर में इंशाल्लाह इनको भी कहीं खाने के लिए कोई एडजस्ट करेंगे इनको इंशाल्लाह। खाने के खिलाने के लिए या बनवाने के लिए? नहीं बनवाने के लिए। हॉलिडे पे भी ले तो जाओ वही किसी कह को रही हूँ ना सायरा। कि यार वर्ल्ड टूर पे इंशाल्लाह इनको चल फिर चेक करते हैं ना। शो मुकाते हैं और ये बैठ के कागज पेंसिल भी को लेके आए। हमने जरा हिसाब किताब करना है सारा के साथ बैठ के, लेकिन सारा गाना तो सुना दो यार। हाँ गाना है। क्या गाना सुनाओगी, मैं- क्या सुनाओगी? गाना मैं इंशाल्लाह आपको सुनाती हूँ।